अभी उनका फोन आएगा, उन्हें बच्चे गिन के बता दीजिएगा तो बीच में, ठीक है। ये तो सिलेबस में ही नहीं है विज्ञापन। इस वाली ऐप को हटाना पड़ेगा, कभी कभी इस पे उजूल बुजूल विज्ञापन आ जाते हैं, बहुत बेइज्जती होगी हम लोग, मजाक अपनी जगह, सच बता रहा हूँ। ये ऐप्स पे जो एडवर्टीजमेंट आते हैं ना, कई बार गलत आ जाते हैं। कल भाई सीएजी पूरा हो गया था, आज जब तक अभी क्लियर नहीं होता तब तक ऐसा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिससे आपका नुकसान नहीं होगा। यूपीएससी डालो हेडिंग। यूपीएससी भी एक संवैधानिक निकाय है बच्चों, क्योंकि उसका जिक्र कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में 315 से 323 आर्टिकल। लिख लीजिए, यूपीएससी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाँ भाई बताओ भाई, यशु बताएंगे। यूनियन पब्लिक कम्युनिकेशन, हाँ सर्विसेज, वाह, यूनियन पब्लिक, पूरा बताओ। यूपीएससीबीएसई, हाँ भाई क्या होता है उसमें? भगवान नजर न लगा, कितने मासूम बच्चे हैं हमारे। यूपीएससी फुल फॉर्म, हाँ बताइए। गुड। अच्छा यूपीपीएससी सारी पूछूंगा, छोड़ूंगा। हाँ भाई यूपीपीएससी की बताओ। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपी ट्रिपल एससी की बताओ, और फिर एसएससी की पूछूंगा। सर वो तो बैच बगल में चलता है ना, उससे क्या मतलब? हाँ यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हे भगवान क्या हुआ? एसडीएम की तो बहुत ही आसान है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक क्या लांची से अभी रुको। एसएससी की बताओ बेटा, कई बार कंफ्यूजन होता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन यह है कि आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उस नौकरी की एक रिक्वायरमेंट है कि वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हुआ तो नौकरी हाथ से गई, ये ध्यान रखना। ठीक, एसएससी फुल फॉर्म बताओ। एसएससी, हाँ सबसे सुस्त कमीशन। हाँ अरे वाह, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कहाँ के स्टाफ हो तुम लोग? चलो एक और बताओ, एक और पूछते, कम से कम एक और पूछता हूँ, ठीक है? चलो भाई यूपीएसआरटीसी, ये तो बता ही दोगे सर, ये परीक्षा नहीं है, लेकिन हाँ यूपीएसआरटीसी। हाँ नहीं सुना? रोडवेज में बैठे हो? उत्तर प्रदेश स्टेट रोडवेज कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। चलो तो भैया आसपास की चीजें देखते रहा करो, है ना? ठीक, तो आज का टॉपिक है यूपीएससी। पहले हम आर्टिकल सारे समझ लेंगे, फिर मैं तुम्हें यूपीएससी की खामियां बताऊंगा। करंट अफेयर में लेटरल एंट्री बड़ा विवादित है, इस पर चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊंगा लेटरल एंट्री क्या होता है और आप मुझे बताएंगे कि सही है या गलत है। कोई डाउट? कृष्ण पाठ ठीक है, लेटेस्ट का मुद्दा चल रहा है, ठीक है? चलो सबसे पहली बात तो भैया आर्टिकल एक एक करके लिख लो। पहला आर्टिकल 315 लिखिए, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। लिखते चलो, पीडीएफ भगवान को प्यारी हो चुकी है, क्या पता आए ना आए। 315 बेटा उसमें लिखिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक, और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले आईएएस पीसीएस बनते कैसे थे अंग्रेजों के जमाने में, है ना? जानने में बड़ा क्यूरियस। 315 अनुच्छेद की हेडिंग लिखिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। सर इसका मतलब क्या होता है? आर्टिकल 315 ही साफ साफ कह रहा है कि एक यूपीएससी होगा, और आर्टिकल 315 ही साफ साफ कह रहा है कि एक यूपीपीएससी भी हो सकता है, या किसी भी राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है। मेरी बात फिर से समझिएगा, मैं पुनः समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है? देखना ध्यान से, आप ऐसे लिख लीजिएगा, मैं हर आर्टिकल को विच्छेदित करते चलूंगा, ठीक है बच्चों? मैं आपको लिखवा रहा हूँ आर्टिकल 315। पहले ही बता दूं कि यूपीएससी का मुख्य परीक्षा में अगर प्रश्न बना
तो लेटरल एंट्री क्या है इसमें जरूर बन सकता है। इसके अलावा ना तो पीसीएस में पूछा जाता है ना तो यूपीएससी में पूछा जाता है। हाँ, कूट मिलान में ये पूछ सकते हैं कि 315 किसको परिभाषित करता है, इसलिए आर्टिकल में नाम लिखना अनिवार्य है। ये आईएएस के पेपर की रिक्वायरमेंट है इस पोर्शन में। कोई डाउट? बेटा 315 के आगे लिख लीजिए कि केंद्र में यानी संघ, संघ केंद्र मतलब यूनियन, यूनियन मतलब संघ, ठीक। नीचे लिख लीजिए राज्य, और उसके बाद एक और लिख लीजिए, एक या एक से ज्यादा राज्य, एक या एक से ज्यादा राज्य, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसे कहते हैं संयुक्त। पहले इतना लिख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सर इसको क्या बोलेंगे? यूपीएससी। सर इसको क्या बोलेंगे? पीएससी। आप लोग आम भाषा में पीसीएस भी कह देते हो, एक ही बात, ठीक। सर इसे क्या बोलेंगे? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं तीनों बताता हूं, ऐसे करके डायग्राम बना दो। और बेटा ये चीजें वापस रिवाइज करो। अगर आप दोबारा से रिवाइज नहीं करोगे, सिर्फ नोट बनाओगे, तो आपके आने वाले वक्त में फोटोकॉपी की अच्छी दुकान होगी, लेकिन आपके पास नौकरी नहीं होगी, समझ लो। क्योंकि फोटोकॉपी मशीन मत बनो, चीजों को घर पे रिवाइज करा करो। सर कैसे रिवाइज करें? एमसीक्यू लगाया करो। सर हम पे है ही नहीं सर हम गूगल भी नहीं चला पाते सर, बस हम इंस्टाग्राम पे एक बार देख के उन्हें आईडी निकाल लेते हैं सर। ये टैलेंट है सर। आ जाइए, क्या नाम है आपका? तस्लीम। तस्लीम बैठ, इतने दिन से आप आ रहे हैं, मैं आपका नाम नहीं जानता। चलो हाँ भाई, नए छात्र, अब समझ में आ रहा है जिसकी तैयारी कर रहे हो वो संविधान की कौन से पन्ने में दर्ज है, किस अनुच्छेद में? 315। अब चाहे तुम उत्तर प्रदेश की तैयारी कर लो राज्य वाले की, चाहे बिहार की कर लो, वो सब राज्य के इसमें आएंगे। केंद्र के लिए एक ही बॉडी बनेगी। और सर अगर एक राज्य है झारखंड या बिहार, दूसरा राज्य, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई एक आयोग नहीं है, हम मिलकर के किसी एक राज्य के अधीन चले जाते हैं, तो भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है भविष्य में उत्तर प्रदेश पीसीएस आयोग उत्तराखंड और झारखंड की भी पेपर कराए, यहीं से नियुक्ति निकाले। सर संभव है, इसीलिए बोला जाता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। अब तुम्हें ये जानने में बड़ा उत्सुकता होगी, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे इतना बता दो, नेहरू जी के पापा जी कैसे अधिकारी बने थे? आईसीएस ऑफिसर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो बड़ी कम उम्र में पहले आईसीएस अधिकारी बने थे। और चंद्रशेखर आजाद कैसे बने थे? ये लोग अपने जमाने में कैसे बने थे, कोई बता सकता है? या इनसे भी पहले जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो क्या कोई बता सकता है कि कैसे आईसीएस अधिकारी बनते थे? सर आईसीएस मतलब उस समय बोला जाता था इंपीरियल सिविल सर्विसेज। कोई बता सकता है ना? क्यूरियोसिटी की चीज। उमेश क्या लगता है, ऐसी पेपर होता होगा? उमेश कह रहे हैं सर हो सकता है होता हो। लांची क्या लगता है? हो सकता है हो। बेटा यूपीएससी में हो सकता है मत कह देना इंटरव्यू में। कोई और बुद्धि लगाना चाहे कि सर कैसे नियुक्ति होती होगी? हाँ सोचने की बात है ना। चलो अब मैं आपको एक पंथ दो काज करा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरा सवाल आपसे ये है, कंपनी 1600 में आई थी जिसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 में कंपनी बन गई थी, इसने भारत में आके व्यापार करा। सर पर हम तो यूपीएससी पढ़ रहे हैं ना, कनेक्शन समझो। कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स की थी, ये भारत में कितने साल राज करती है? 1947 में। बीच में इसको दो सदमे दिए जाते हैं। 1757 में कौन देता है? सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध। और उसके बाद हमारे भारतीय जो है वो दे देते हैं भैया 1857। तो करीब 100-190 साल के अंतर में युद्ध होते रहे। मेरा सवाल आपसे ये है, ये कंपनी यहां से यहां तक टिकी कैसे रही? क्यों नहीं ये कंपनी टूट पाई? ऐसी क्या वजह थी कि ये कंपनी इतना लंबा शासन कर गई? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? चलो अभी बताओगे, सुनना ध्यान से। एक दिन प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के बोल गए कि भाइयों बहनों, आज से भारत में लागू होता है स्वच्छ भारत अभियान। सुना है सबने? इसका मतलब झाड़ू लेके सफाई करेंगे। पीएम मोदी जी जो हैं, उनके कहने से योजना लागू हो जाएगी? नहीं सर, इसका जो भी ब्यौरा है वो हर राज्य के किसके पास जाएगा? किसी सीएम को देखा है कि फोटो खिंचवाने के बाद रोज टाइम से झाड़ू लगाए? नहीं। और अगर सीएम इस योजना का कार्यान्वयन पूरा करने लगे या जमीन पर उतर के जमीनी स्तर पर करने लगे, तो कभी भी, जल्दी क्वेश्चन, तो कभी भी योजना पूरी होगी? नहीं होगी। बेटा ध्यान से सुनना, पीएम ने अभी 15 अगस्त को लाल किले से कह दिया कि स्वच्छ भारत अभियान, उदाहरण दे रहा हूँ,
सबके पास कहाँ जाएगा? राज्यों के सीएम के पास। हर राज्य के कौन बैठे हैं? डीएम डीएम डीएम। हर राज्य के जितने जिले हैं वहां कौन होंगे? डीएम डीएम होंगे। बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी इसीलिए नहीं टूट पा रही थी, उस समय भी डीएम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के वफादार थे। सर कैसे वफादार थे? समझो, अब तुम्हें मजा आ जाएगा। होता ये था कि उस समय डीएम बनने के लिए, आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी आ जाओ। उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए, आज से आजाद भारत के पहले की बात कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसका पूरा इतिहास खंगाल के लाए में सुनना। एक यूनिवर्सिटी होती थी लंदन में जिसका नाम हुआ करता था हेलीवेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। सर ये क्या होती थी? बस इसमें 3 साल स्नातक की पढ़ाई पूर्ण करें, उसके बाद मुबारक हो, आपकी इंडिया में बतौर डीएम, जिसे बोलते थे आईसीएस, पोस्टिंग हो जाएगी। सर इतना आसान था, लेकिन यहाँ 2 गेम थे बेटा। इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में एडमिशन तभी मिलता था जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक कागज बना के देती थी जिसे कहते थे स्पॉन्सरशिप। आई बात समझ? जिसे क्या कहते थे? स्पॉन्सरशिप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बैठ जाओ बच्चे। अंग्रेजों के समय की ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद शासन क्वीन पे चला गया, मोर और लेस। भारत से अंग्रेज कब भागे? 1947 में भागे। लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेजी हुकूमत को तुम तबाह क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सर आज के सिस्टम को देखिए ना, प्रधानमंत्री इस समय देश के, मान के चलो, सरकार के प्रमुख हैं। वो जो बात कह देते हैं वो सब सीएम मानते हैं। सीएम अपने आप तो काम करते नहीं, डेलीगेशन कर देते हैं। किसे दे देते हैं? डीएम को। अगर डीएम पक्के पे आ जाए, भाड़ में गई स्वच्छ भारत अभियान योजना तो पूरी हो जाएगी? घंटा पूरी नहीं होगी। डीएम साहब कहते हैं फोटो भेज दो, लग गई झाड़ू। मैं नहीं लगा रहा झाड़ू। कुछ कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। राज्य की सरकार डीएम को इधर से उधर घुमा सकती है, लेकिन ये निकलेंगे तभी जब इनके प्रति जो है सुप्रीम कोर्ट की तरह लीगल इंक्वायरी होगी। समझना, उस समय कंपनी इसलिए नहीं ढह पा रही थी क्योंकि उस समय जो आईएएस थे वो आईसीएस बोले जाते थे, इंपीरियल सिविल सर्विसेज में। ये कहां से पढ़ के आते थे? हेलवेरी विश्वविद्यालय से। इस विद्यालय में एडमिशन कैसे होता था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक पर्चा बना के देती थी, उस पर मुहर मारती थी कि स्पॉन्सर कर रहे हैं, इस व्यक्ति को बना दो आईसीएस। तो तुम खुद बताओ, क्वीन की बात की औकात तो छोड़ दो, ये जितने भी आईसीएस अधिकारी बन रहे हैं ये किसके सगे होंगे? इस वजह से ये मुख्य कारण है कि भारत में कंपनी की हुकूमत इतनी लंबी चल गई। समझना, तो पहले सिर्फ ऐसे बनते थे आप लोग जो आज के समय में सिविल सर्वेंट बोलते हो। हेलेबेरी यूनिवर्सिटी जाओ, 3 साल का स्नातक पूर्ण करो, स्नातक पूर्ण करने के बाद में वापस आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू डीएम साहब, बन गए तुम डीएम। ये था। तो सर उस समय ये बड़ा कठिन और आसान होता होगा? आसान तब भी नहीं था, क्योंकि उस समय कंपलसरी था कि अंग्रेजी भाषा, उसके साथ कम से कम एक 22 शेड्यूल तो था नहीं कि तुम किसी भाषा में पेपर लिखा है। उसके अलावा ये अलग अलग तरीके के पेपर इजाद करते थे जिसका सिलेबस बनाते थे, और सिलेबस बनाने के साथ किसी भी भारतीय को कोई भी चीज़ हिंदी में लिखने का तो था ही नहीं अधिकार। तो सबसे पहले तो अंग्रेजी जानो, जो कि बहुत कम भारतीय जानते थे, फिर यहाँ बैठो, यहाँ से पढ़ाई करो, फिर पेपर दो। पेपर कौन सा? यूनिवर्सिटी लेवल पे जो पेपर्स होते हैं, फिर आकर के तुम्हारी पोस्टिंग होगी। लेकिन अब क्या हो गया? 3 स्तरीय हो चुका है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ये बात आई समझ में? ये बात आई समझ में? सर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जब तुम आजाद होने वाले थे तब तुम्हें एक अग्रिम संविधान मिला था, जो क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, एक अग्रिम संविधान मिला था जिसका नाम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सुनना, इसी में लिखा हुआ था कि तुम्हारे लिए अंग्रेज बना के जा रहे हैं स्टेट पीएससी, ज्वाइंट पीएससी या फिर फेडरल पीएससी। फेडरल मतलब जिसे तुम आज की डेट में यूपीएससी कहते हो। तो बेटा ये जो तुम यूपीएससी आज की डेट का देखते हो ना, जो पूरा सिस्टमेटिक है, ये पता कहां से मिला है? हाँ बच्चे गिन लीजिए। तो आज की डेट का ये जो यूपीएससी देखते हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जन्मा है। सर इससे पहले कैसे बनते थे आईसीएस अधिकारी? हेलवेरी यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ के आओ, पोस्टिंग ले लो। सर उसके बाद हमने 1935 की इस प्रणाली को अपने संविधान में जगह तो दी, परंतु परिवर्तन कर दिए, आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, टाइमलाइन बना दो, लो देख लो टाइमलाइन। सर सबसे पहले जो बनते थे वो हेलेवेरी यूनिवर्सिटी से बनते थे। ठीक, ये प्रोसेस चलता था, इसमें स्पॉन्सरशिप होती थी। ठीक, उसके बाद में क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम।
1935। इसमें किसकी बात की गई, आ जाओ, ज्वाइंट की, फेडरल की, स्टेट की। सर इसके बाद हम आजाद हुए 1947 में, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद हमारा अपना क्या हो गया, संविधान। संविधान कब लागू कर दिया, 1950 से। और फिर क्या मिल गया, 315 से 323, जो किसकी बात करता है, यूपीएससी। इतना आप जान लो बस, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है कि पहले कैसे आईसीएस बनते थे, अब कैसे बनते हैं, किससे हमें ये सिस्टम मिला है। आपको ये 3 चीजें प्रमुख तौर से पता होनी चाहिए। ये हेलवेरी यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर पढ़ना। अभी इसका फोटो दिखाता हूँ। सर अब ये जिंदा है। सर अभी आईसीएस बनाती है, नहीं बेटा, अब ये कराती है बैंकिंग, फाइनेंसिंग, एमबीए, लोहार, कारपेंटरी, सब कराती है, क्योंकि अभी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो गई। ये इसका इतिहास है, ठीक है। जब आप ये टाइमलाइन बना दें, बताइएगा, आपको यूनिवर्सिटी के दर्शन करा दें, सब बाय बाय छू लो उसके। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कम से कम यूपीएससी के बच्चे को ये तो पता हो कि यूपीएससी बनते कैसे बनते थे पहले। सत्येंद्र नाथ वगैरह के टाइम में सब ये हेलवेरी सिस्टम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बीच में आने में बड़ा विरोध हुआ। मैकॉले आयोग का इसमें बहुत बड़ा हाथ था 1834 में, जो पहला विधि आयोग मैकॉले के संगठन में गठित हुआ। इसमें एसएससी नहीं, एसएससी कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, सिर्फ यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है और ज्वाइंट वाली है। इसके अलावा संवैधानिक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नहीं है। ठीक, ये हो गया। चलिए, तो सर आज की डेट में क्या है, अब फाइनली तुम्हारे संविधान में 315 है, बता चुका हूं, जिसमें यूपीएससी है, पीएससी है, जेपीएससी है। सर झारखंड नहीं, ज्वाइंट। सर ज्वाइंट मतलब संयुक्त, ये लिख चुके हो, बस याद दिला रहा हूं क्योंकि तुम तुरंत भूल जाते हैं। ठीक, चलो सर ये आपने बता दिया। इसके बाद सर चलो यूनिवर्सिटी देखोगे, अरे नहीं अभी आगे दिखाऊंगा, अभी तो सस्पेंस। ठीक, चलो अगला आर्टिकल लिख लीजिए 316, सदस्यों की नियुक्ति और अवधि। अगला आर्टिकल लिख लीजिए 316, सदस्यों की नियुक्ति और पद अवधि या अवधि, कितने साल तक रहेंगे, नियुक्ति कौन करेगा और क्या स्पेशलिटी चाहिए। आपके बरेली कॉलेज बरेली का एक टीचर प्रदीप कुमार जोशी कैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आयोग का सदस्य बनने के बाद यूपीएससी का चेयरमैन बन जाता है, चेयरपर्सन। आपको जान के ताज्जुब होगा, अपने ही एमजीपीआरयू के अभी मनोज सोनी जी से जस्ट पहले प्रदीप कुमार जोशी इसी एमजीपीआरयू के अभी 2 साल तक क्या थे, चेयरपर्सन। इतने नजदीक से निकले, है ना चौंकने की बात। नहीं सर हमें पहले विश्वास था। ठीक बेटा लिखो 316। बेटा इनकी नियुक्ति देख लो, नियुक्ति ऊपर हालांकि लिखा है, तुमने पढ़ तो लिया ही होगा, समझ लो, बैठ जाइए। अब सुनो, नियुक्ति करते किसकी है, कौन है, लिखते चलना। नियुक्ति होती है यूपीएससी या पीएससी या फिर ज्वाइंट वाले जेएससी। ठीक, इन सभी की नियुक्ति करने का सिर्फ अधिकार है, सिर्फ अधिकार, सिर्फ राष्ट्रपति को। सर कैसा मजाक कर रहे हैं सर, राष्ट्रपति कभी फ्रीज से निकाल के आइसक्रीम भी अपनी मर्जी से नहीं खा सकता और आप कह रहे हो राष्ट्रपति कर लेगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। राष्ट्रपति जो है उनके अपने विवेक और बुद्धि की बात ही नहीं होती, वो किस पे बाध्य होते हैं, प्रधानमंत्री प्लस केंद्रीय मंत्री परिषद। सर ये पहले बाध्य थे, नहीं, इंदिरा जी की देन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 किस आर्टिकल में परिवर्तन कर दिया था, आर्टिकल नंबर 74। उन्होंने साफ कह दिया कि सभी मंत्रियों का एक प्रमुख होगा प्रधानमंत्री, जो सलाह एवं सहायता करेगा, जिसके सलाह एवं सहायता से हर कर्तव्य करने के लिए बाध्य होगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 74 में लिखा है। बात आई समझ में सलोनी? चलो भैया समझना। तो सर इनकी नियुक्ति कैसे होगी, तो सुनो, आईएएस वालों की औकात ज्यादा क्यों होती है, इसका चेयरपर्सन रहेगा 65 साल की उम्र तक या 6 साल तक। ज्यादातर संवैधानिक निकाय जितने उसमें 6 वर्ष 65 वर्ष ही मिलेगा। कल कैग पढ़ा था, कैग में भी यही था, 6 वर्ष 65 वर्ष। लेकिन ये जो पीएससी वाले हैं यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, इनकी थोड़ी वैल्यू कम है, ये 62 साल तक रहते हैं। और कितने वर्ष तक रहेंगे सर, 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष सेम है, लेकिन ये अधिकतम कितनी आयु तक रह सकते हैं, 62 तक, और ये 65 तक। ये बात आई सर, कोई दिक्कत? सर इसके अलावा इन्हें वेतन कहां से मिलेगा सर, तो भैया वेतन के लिए इन्हें मजे ही मजे आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें मिलता है संचित निधि से।
संचित निधि से। सर इनका वेतन बढ़ाया और घटाया जा सकता है? केवल बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। संचित निधि का मतलब जो आप टैक्स देते हैं, आपके पापा ने आज ही सुबह बत्ती का बिल भरा, वो टैक्स कहाँ जाएगा? वो जाएगा सरकार की गुल्लक में, विच इज कॉल्ड संचित निधि। इसी को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आसान भाषा में ज्यादा समझ गए रांसी? बताओ रांसी, मीटर को मीटर क्यों कहते हैं? कठिन सवाल। 1 करोड़ रुपए के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि सर हमें पापा ने बताई, उन्हें दादा ने बताई, उन्हें उनके बाबा ने बताई। अगर डायनासोर बताया होता तो हम डायनासोर कह रहे होते। लांसी के इनोसेंट आंसर। चलो ये लिखा, सुन लो। एक और रेस्ट्रिक्शन है। उमेश बोले मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा कि सबसे पहले मैं किसी कॉलेज का प्रोफेसर बनूंगा। सुन लो ध्यान से, अगर तुम किसी कॉलेज के प्रोफेसर बने तो सबसे ज्यादा मौके तुम्हारे ही पास हैं कि तुम यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष बन जाओ। सर हमें तो लग रहा था आईएएस परीक्षा निकालने के बाद जाएंगे ना, वो एक क्राइटेरिया है, पर प्राथमिकता दी जाती है जो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अभी तक आप इतिहास उठा के देखिए कि इसमें दोनों तरीके के लोगों को लिया है, जो आईएएस के फील्ड में काफी लंबे समय तक सेवाएं देते हैं। बैठ जाओ जल्दी जाओ। तुम लोग ऐसे निकल पड़े जैसे बरेली रोड पे नीलगाय का झुंड, मोटरसाइकिल के सामने से इकट्ठी 4-4 आ जाती है। हाँ बैठ जाओ जल्दी। सर हम आ ही नहीं रहे थे सर, फिर हमारी सहेली ने मैसेज डाला आए जा जल्दी। हाँ तो हम आए गए। नई सहेली क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा ये तो पुरानी है, कभी कभी आती है, सबसे इधर वाली। हाँ नहीं आप कम आती है ना, पहली बार आई हो आप, पहली और अंतिम बार। अच्छा अब डेली आएंगे आप, संडे को भी? चलो देखो बेटा वकील से करो। चलो कोई नहीं नेहा, अब आप रेगुलर आने का प्रयत्न करें, ठीक है? फिर से समझो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसे खोल बंद कर रहे हैं, यही अच्छे मैकेनिक का काम होता है। पर सर आप तो टीचर हो, कोई बात नहीं। चलो देखो बेटा, अगर तुम प्रोफेसर बन गए तो तुम जीवन में कभी आईएएस की परीक्षा मत निकालना। एक दिन यूपीएससी के राष्ट्रपति का तुम्हारे पास फोन आएगा, कल शपथ ले लो आके। तुम कहोगे किस बात की शपथ ले लें? तो वो कहेगा आ जाओ हमने तुम्हें बना दिया है अध्यक्ष। तुम कहोगे नहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहेगा अरे देख लो, ना हो जाता तो सदस्य बन जाओ। तो इसके सदस्य और अध्यक्ष का एकेडमिक बैकग्राउंड बड़ा अच्छा होता है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्रदीप कुमार जोशी जी ने कोई भी एग्जाम नहीं निकाला, सिर्फ यूजीसी नेट करा, उसके बाद प्रोफेसर लग गए। पहले तो ये भी होता था कि वरिष्ठ प्रोफेसर कह देते थे लड़का अच्छा है इसे रख लो यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही तुम बन जाते थे 1,80,000 रुपए महीना कमाने वाले प्रोफेसर बन जाते थे। उसके बाद ये हुआ प्रदीप कुमार जोशी जी को किताबें लिखने का बड़ा शौक था। ये गए आपके सैन फ्रांसिस्को तक, अमेरिका तक, इन जगहों पे जाके इन्होंने अपनी किताब और रिसर्च पेपर पब्लिश करा। रिसर्च पेपर क्या होता है? जब आप पीएचडी करोगे तो आपको एक रिसर्च के लिए एक विषय चयन करना पड़ता है। तो उसके बाद इनका ये विषय जो इन्होंने चुना ये इतना ज्यादा हाईलाइटेड हुआ एजुकेशन पे कि इनकी बड़ी प्रशंसा हुई। सर हमें तो इतना कुछ पता ही नहीं चल पाया क्योंकि बेटा तुम इंस्टाग्राम चला रहे थे, उसमें ये नहीं दिख रहे थे। तो उसके बाद ये सारी चीजें वायरल होने के बाद केंद्र सरकार की नजर गई और केंद्र सरकार ये जरूर जानना चाहती है कि कहीं से उसकी शर्ट का कलर हमारी कलर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ रहे बात को? यानी कोई भी केंद्र सरकार अपनी आइडियोलॉजी का व्यक्ति चाहेगी। तो मुबारक को इन्हें उठा करके सीधे बना दिया प्रदीप कुमार जोशी जी को यूपीएससी का अध्यक्ष। बात आई समझ में? ऐसे बनते हैं। तो तुम प्रोफेसर बनो, चाहे अध्यक्ष बन जाओ, चाहे सदस्य बन जाओ, लेकिन हो सकता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तुम पागल हो जाओ, तुम प्रोफेसर से यूपीएससी के अध्यक्ष बनने का सफर पूरा करने के बाद भारत में ये कहना शुरू कर दो कि मैं दुनिया के सबसे फाइन नौकरी के लोगों का चयन करता हूं, मेरे से तेज किसी की बुद्धि नहीं। तो सरकार को लगा कि तुम सटिया ना जाओ, पागल ना हो जाओ, इसलिए सरकार ने अध्यक्ष के लिए, केवल अध्यक्ष के लिए, केवल अध्यक्ष के लिए, केवल 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 पुनः नियुक्ति का कोई प्रबंध नहीं किया। पुनः नियुक्ति का कोई प्रबंध नहीं। सर क्या हुआ? हम किसी और विभाग में चले जाएंगे? यही तो मजे की बात है। किसी भी विभाग में राज्य की या केंद्र की नौकरी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। अब प्रदीप कुमार जोशी जी घर पर बैठ के ये कह रहे होंगे वाइफ से अच्छा स्वेटर बिल लेती हो, 3 महीने में हमें भी सिखा दो, क्योंकि अब वो बेरोजगार हो गए। कहने का मतलब इतने बड़े पद से रिटायर होने के बाद आपको पुनः किसी भी विभाग में नौकरी नहीं मिलती। तो सर सदस्यों का क्या होता है पहले समझ लीजिए। यूपीएससी में कहीं नहीं लिखा, अध्यक्ष तो एक है ये लिखा है, लेकिन सदस्य कितने होंगे ये आज तक नहीं लिखा। अधिकतम 10 सदस्य रह चुके हैं आयोग में। सदस्यों की संख्या हो सकती है 9 से 11, 9 से 11। लेकिन ये सदस्य बनने में बड़ा फायदा है। क्यों? सर सदस्यों की
पुनः नियुक्ति करी जा सकती है। सर कैसे? बेटा सदस्य के पास हमेशा बनने का रास्ता खुला है अध्यक्ष। तो अगर हम सदस्य को अध्यक्ष बना सकते हैं, इसका मतलब सदस्य की पुनः नियुक्ति करी जा सकती है। परंतु ध्यान रखना, अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति नहीं कर सकते, सदस्य पुनः नियुक्ति ले सकते हैं। ये समझने की बात है, गलत मत कर देना। यूपीएससी के अध्यक्ष का रीअपॉइंटमेंट नहीं होता सर, मेंबर्स का रीअपॉइंटमेंट हो जाता है। सर योग्यता, एकेडमिक क्वालिफिकेशन या सिविल सर्विसेज में एक्सपीरियंस। सर उदाहरण दे दीजिए, अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगा। 37 साल वरिष्ठ आईएएस बनने के बाद आयोग के सदस्य के रूप में नामित कर दिया। 37 साल का एक्सपीरियंस लेके आराम से अपना बैठे, तो ये भी चीज होती है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि वेतन कितना होता है। तो सर वेतन की कोई टेंशन नहीं, वेतन बढ़ सकता है लेकिन घट नहीं सकता। सर वेतन दिया कहां से जाता है? संचित निधि से। लिख लो, बाद में मत कहना बताया नहीं। सर इसे क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सर आपको नहीं पता, हमने एक चीज और पढ़ी है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बेटा जो कंटिंजेंसी होता है वो आकस्मिक होती है। मतलब जैसे कि तुम्हारी ऊपर वाली जेब में 10 रुपए खत्म हो गया, तुमने पर्स के उनकी फोटो के नीचे जो 100 का नोट दबा के रखा है, वो तुम्हारा आकस्मिक धन होता है, यानी जब इमरजेंसी पड़ जाए। बात है समझ में? आ जाओ, समझ गए? तो अभी हमारी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो हम किससे पैसा देंगे? इससे। इसका जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 206। सर इनके वेतन के, नियुक्ति के सारे फैसले कौन लेगा? तो बेटा इनके फैसले लेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सुनिएगा सर, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। सर इन्हें निकालेगा कौन? निकालेगा कौन? रिमूवल। रिमूवल हटाना। तो बेटा हटाने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन। हटाने की प्रक्रिया, हटाएगा तो राष्ट्रपति ही, लिख लेना, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटाएगा। पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 316 और 317 में एक इनके खिलाफ छोटी सी इंक्वायरी कराएगा। सर ये जांच कौन करेगा? तो ये जांच केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जांच में अगर पाया गया, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जांच में क्या हुआ है? समय बच्चे हो गए 25 से पार हो गई कहानी। अब की बार 25 पार, 4 5 6 7 8 9, अरे 33 बच्चे कह देना उनसे, अपने आप को भी गिन के आपको 34। बैठ जाना क्या है थोड़ा, चलो ठीक है। तो 33 बच्चे, 25 का आंकड़ा पार है अपना, हमेशा ही रहता है। चलो कुछ टीचरों को मैं नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं, तो आया करो, रेगुलर आए, स्वस्थ आए, ठीक है, स्वस्थ जाए सर, इसीलिए तो रेगुलर नहीं आते। चलो ठीक है, समझो बेटा। यहाँ ध्यान से समझना, वेद प्रकाश जी को मत देखो, उनकी नौकरी है, तुम पे वो भी नहीं है। इधर देखो, तुम इधर, यहाँ से नौकरी मिलेगी। सर यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर से सर अध्यक्ष को या सदस्य को उत्तर प्रदेश सेवा आयोग या संजय श्री ने जो बैठे हैं इलाहाबाद में इस समय पीसीएस के अध्यक्ष, उनमें से हटाने के लिए क्या करेंगे सर? तो हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन क्या कराएगा? इंक्वायरी। सर हमें इंक्वायरी की भी हिंदी बता दो, लो अनपढ़ो, जांच मेरी तरफ। उसके बाद सर ये जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुनना, गोल्डन पॉइंट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हटा दो तो राष्ट्रपति बाध्य है। ये सबसे कठिन चीज है। आज तक सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किसी चीज पे बाध्य नहीं कर सकता, राष्ट्रपति उससे सलाह मांगने पर उसे बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी में लिख दिया कि ये भ्रष्ट पाया गया है, ये गलत पाया गया है, तो यहाँ पर ये जो ओपिनियन है ये बाध्यकारी हो। लिखो, ऐसे ही लिखो जैसे मैंने बनाया है। मैं आर्टिस्ट नहीं हूं कि भी ऊँट निकल जाएगा इसमें। देखो नोट्स है ये, नोट्स। कम से कम यूपीएससी के बारे में इतना तो जान लो, कल को तुम यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए तो, है ना? सर हम आईएएस नहीं बनेंगे, अब सर हम आईएएस बनाएंगे। कौन कह रहा है तुझे बनेंगे? तुम लोग जोक भी नहीं समझते। ऐसी सुस्त क्लास आई इस बार। चलो नहीं सर, सुस्त नहीं सर, हमारे जोक आप नहीं समझते सर। चलो लिख लिया बेटा, याद रखना राष्ट्रपति इंक्वायरी कराएगा। बेटा यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, कहीं तुम इसको इस समय 21 तारीख की वो हड़ताल से जोड़ के लिख दो, सर एससी लिख रहे हैं, कोटे बदेगा, लांसी समझ भी बोल रही थी। बेटा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होता है, एससी का मतलब हर समय शेड्यूल कास्ट नहीं होता।
पता चले नगीना से फोन आ जाए तो हमारी जाति को बदनाम कर रहे हैं। जिसे नगीना नहीं पता तो थोड़ा चुनाव में ध्यान दिया करो। ऐसा नानी ने पिक्चर देखी थी, नानी वही नगीना नहीं बेटा। तो ये बात आई समझ में। सर और क्या बताना चाह रहे सर? सर सबसे कड़ी चीज तो आपने बताई नहीं सर। राष्ट्रपति ने अगर इनकी सलाह पर हटा दिया, नहीं हटाया तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति जी ऐसा कर ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो हटा देंगे। अगली एक और बात सर, यूपीएससी एक सबसे बड़ा काम करती है, यूपीएससी सबसे बड़ा काम करती है सलाह देने का, सलाह देना। सर ये सलाह किसे देगी? तो ये सलाह उसी को देगी जो हर बात में सलाह मांगता है, अगेन राष्ट्रपति, क्योंकि इन पे खुद का दिमाग अपसेंट होता है। सर राष्ट्रपति इस सलाह का क्या करेंगे समझना, राष्ट्रपति दो काम करेंगे। अगर ये सलाह यूपीएससी से आई है, यूपीएससी केंद्र 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 यूपीएससी से आई है, तो राष्ट्रपति इसको रख देंगे संसद के समक्ष। और अगर ये सलाह जो आई है वो स्टेट से आई है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो राज्यपति ये किसके प्रति भेज देंगे? गवर्नर के पास। और फिर गवर्नर कहाँ रखेगा? विधानसभा, विधान परिषद। ये यहाँ पे ट्विस्ट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की इस समय वर्तमान अध्यक्ष है आदरणीय प्रीति सुदान, सबको पता है। प्रीति सुदान जी ने राष्ट्रपति से बोला कि ये लेटरल एंट्री का तमाशा चालू कर दो। अभी तो चालू ही है ना, तो उल्टा बोलेगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको सलाह दे रही हूँ, लेटरल एंट्री निकालो जिसपे चर्चा होती है और पहले भी लेटरल एंट्री से भर्ती हुई है। तो राष्ट्रपति बोले मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मान गए तो कोई बात नहीं, नहीं माने तो संसद के सामने रखना पड़ेगा और राष्ट्रपति को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा संसद को कि मैंने तुम्हारी सलाह क्यों नहीं मानी, मिस प्रीति जी। उसके बाद अगर राज्य के आयोग के लिए कोई सलाह आई है, बिहार, झारखंड, तो राष्ट्रपति थोड़ी रखेगा उनकी विधानसभा के सामने, वहां कौन रखेगा? गवर्नर रखेगा। तो राष्ट्रपति रिपोर्ट किसे दे देंगे? गवर्नर को। फिर गवर्नर जाएगा और गवर्नर जाके कहेगा विधानसभा वालों ये रही रिपोर्ट। फिर विधानसभा पूछेगी क्यों नहीं तुमने संजय श्रीनेत जी के लिए सुझाव आया था तो माना, क्यों नहीं माना? फिर गवर्नर उत्तर देगा। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ क्रॉस चेक एंड बैलेंस काम करता है, यानी एक दूसरे को जांच भी करो, जवाबदेही भी तय करो, आयोग से सिफारिश भी मांग लो। आई बात समझ? थोड़ी बहुत आई? हाँ सर थोड़ी बहुत आ गई सर, पूरी पूरी आ जाएगी, समझ गए बेटा? ये चार्ट आगे भी बनाया है मैंने, हटा दूं? सेव कर देना है, ठीक समझना। तो अभी आर्टिकल 2 हो चुके हैं, 315, 316। तुम्हें समझ आया किसी चीज को कैसे पढ़ते हैं? अब तुम टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि मैंने तुम्हें निलंबन और हटाए जाने की प्रोसीजर एडवांस में बता दी। हेडिंग लिख लो अनुच्छेद 317, 317 की हेडिंग लिख लो, घर जाके 5-6 बार रट्टा मान लेना, कूट मिलान पर प्रश्न आएंगे, क्योंकि इस बार यूपीएससी चर्चा में है। हो सकता है 27 अक्टूबर को तुम्हें मिल जाए कि निलंबन कैसे होता है। 317 सर हम 7 हैं, 7 खत्म यानी निलंबन, तो लास्ट में क्या 7? अरे सर ट्रिक ही बता रहे सर। हाँ बेटा सनमाई का या व्यापार की बातें करते। देखो 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और हटा के फेंक देना, मतलब निलंबित किया जाना, ठीक है? ये लिख लेना। सर कैसे हटाएंगे? अच्छा एसएससी भी चल गई है। गांव में कितने लोग हैं? तुम्हारे गांव में कभी ऐसा होता है कि कोई डॉग गुस्सा जानवर जाए तो कहते तू हंस जाते? वैसा ही मुझे फील आया कि थोड़ी देर पहले। नहीं समझोगे तो बाद में समझोगे, ऐसा के बाद। चलो लिखो अगला, लिखो अगला अगला अगला। बेटा सुनो, मैं बता चुका हूं इनके लिए सदस्यों और कर्मचारियों के लिए भैया जो सेवा की शर्तें हैं वो कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। सैलरी कहां से मिलेगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगला लिखो अगला 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 319 के आगे लिख लो, मैं आसान भाषा में लिख दे रहा हूं। 319 लिख रहा हूं। अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं होगा, नहीं, परंतु सदस्य पुनः नियुक्त हो सकते हैं,
ये बस इतनी बात कह रहा है, चाहे तुम इसकी हेडिंग लिखो चाहे तुम इतनी बात लिख लो। बेटा उठा लो मोबाइल, उठा ले ना ना कोई बात तुम तो यूपीएससी में आए बात डेमो ले लो इन्हें जैसा है ऐसी करत है जैसे बाद में हम खुद का अस्पताल चले जाओ। चलो तुम लोग इधर ध्यान दो। हाँ याददाश्त बहुत तेज है मेरी, यूपीएससी में गया तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे ही ऐसे वकील बन गया। चलो देखो इधर लिख लिया 319 में सर अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति नहीं कर सकते किसी भी सेवा में, लेकिन सर सदस्य की पुनः नियुक्ति कर सकते हैं। आर्टिकल 320 भी लिख लो, इनके कृत्य भर्ती पद सब कुछ कौन निर्णय लेगा? राष्ट्रपति। पूरी तरीके से बेटा तुम कह सकते हो राष्ट्रपति के प्लेजर के लिए ये पद है, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर लागू होती है। जितने दिन राष्ट्रपति का मन करेगा रखेंगे, लेकिन हटा ना दे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी करवानी पड़ती है, वरना राष्ट्रपति का जब मन हुआ हटा दिया। हाँ सही देखो 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य, उनके काम ऐसे लिखा है कृत्य, तो जैसे पता नहीं कौन से कृत्य करते हैं, कुछ नहीं करते, रोल नंबर मैच नहीं कर पा रहे, एक नाम के 2 लोग करती है। अभी देखो सब दिखाता हूँ, और उसके बाद में बेचारी 12वीं अटेम्प्ट वाली पूजा खेत कर उसको खेत पैदा कर दिया। राहत मिल रही ना उसे तो राहत मिलनी थी, मुआवजा जो पी रही थी। 320 लिख लिया आयोग के कृत्य, सर हमने सब लिख लिया। लो भैया अब ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, इनके कृत्य की शक्ति के लिए विधि बनाने का अधिकार, विधि कौन बनाएगा? संसद। लिख लो। एक चीज और बता दे रहा हूं बड़ा अच्छी, कल को लोक सेवा आयोग के लिए कोई विधि बनानी हो, विधि तो बेटा राष्ट्रपति विधि बना सकता है क्या? सर ये तो आपने वही वाली बात कर दी सर कि मोटरसाइकिल पे 8 लोग बैठ जाए, सर गांव में बैठा तो लेते हैं लेकिन 2 ही लोगों के लिए बनी है, तो ऐसे राष्ट्रपति 440 वोल्ट का करंट नहीं दे सकते, उनकी पावर है अपनी छोटी मोटी। तो बेटा अगर कभी विधि बननी है लोक सेवा आयोगों के कृत्य के विस्तार के लिए, तो कौन बनाएगा? संसद। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी विधि संसद ही बनाएगी। सर अमेरिका के लिए भी बेटा अमेरिका में उनकी जगह बैठे होंगे जो विधायक वो बनाएंगे, लेकिन विधि कौन बनाएगा? संसद। तो सर हमने तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था बेटा, व्याख्या करता है वो, व्याख्या। जैसे मैंने लिख दिया मम्मी आज शाम को मैं घर नहीं आऊंगा, तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा लड़का हाथ से निकल गया है, ये व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन विधि जो है विधि जो है वो पिताजी ही बनाएंगे कि 8 बजे घर के अंदर, समझ गए? अपने घर में देख लो, एक तुम ठहरे कौन? एग्जीक्यूटिव कार्य का पापा, लेजिस्लेटिव मम्मी जुडिशरी है भी नहीं, कभी पापा ज्यादा बोलते हैं तो फिर जुडिशरी बस शांत बैठ जाती, कोई बात, यही फैसला सही। हाँ जुडिशरी क्या कह रहे थे? तेज बेचारे हल्के बोलिए, जैसा नाम है उसका अपोजिट है। हाँ भाई इसी लिखा तुमने नाम एकदम मतलब ठीक है। चलो लिखा लोक सेवा आयोग के व्यय खर्च, सर संचित निधि से, सर बार मत लिखवाओ सर, इरिटेशन हो रहा है, ठीक। इसका प्रतिवेदन सब राष्ट्रपति करेगा। मुबारक हो 315 की यात्रा से 323 खत्म, इससे ज्यादा यूपीएससी आयोग ना तुम्हें पढ़ना है। तो सर लेटरल एंट्री क्या होती है वो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे। पहले तुमने जान लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, समझ गए सर? अब आगे चलते हैं। चलो तो सर ये कितने आर्टिकल है सर? वनडे एग्जाम में पूछ ले, 9 है टोटल 9, ठीक। अब तुम गिनो, इससे पहले मैंने ही गिन लिए थे, ठीक है। चलो ये रहा यूपीएससी के लिए भाग है 14, ठीक। चले आगे, चलो भैया देखो मैंने डिटेल भी लिख दी है, फिर भी तुम देखना चाहो देख लेना। कौन सी जांच कराई जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये लिखा हुआ है 317 में, सुप्रीम कोर्ट की जांच से हटाया जाएगा। इंक्वायरी बाइंडिंग होगी, यह इंक्वायरी बाइंडिंग बाध्यकारी होगी। किस पर बाध्यकारी होगी? राष्ट्रपति पर। सुप्रीम कोर्ट की कहीं तो इज्जत है। ये लो भैया ऐसे सपने तुम भी देखो, ठीक है। ये लो, अब मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ जो आसपास के, ठीक है। सर ये तो आसपास की नहीं लग रही। हाँ बेटा इन्हें जानते, इन्हें देखो देखो खुश हो, पीलीभीत से है ये, पीलीभीत से 222 रैंक संचित गंगवार, समझ गए? पवन वाले पे चाय पी हम लोगों ने कई बार, मित्रता है थोड़ी कॉमन, लेकिन मित्रता पद तय करता है, ठीक है। ठीक, अब मैं यहाँ के कह दूं मैं खान सर को पढ़ाता हूँ तो मेरी पात्रता और ज्यादा बढ़ जाएगी, है? चलो देखो पता नहीं गले में क्या हो गया।
बाद में मैं मिलूंगी ना तो चलो। तो बेटा तीसरा टेस्ट था, आरओ थे प्रयागराज में, आरओ की नौकरी निकाल ली थी इन्होंने, व्यक्ति ने बीटेक करे हुए थे, फ्लिपकार्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहे थे, खुद साफ साफ बोले हैं कि भैया मैं नौकरी करते करते मैंने जो है समीक्षा अधिकारी के पद पे तैनात था लड़का, प्रयागराज में ही पोस्टिंग थी, अपनी तैयारी को जारी रखा, तीसरे अटेम्प्ट में 222 रैंक लाए, संचित गंगवार पीलीभीत में है, इनके घर के बाहर देखा ना जाकर के, अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, ठीक। इनका शिक्षा मंत्रा क्या था ये देख लो, इन्होंने क्या बोला है, पढ़ लो, कल को कहोगे देख बता रही नहीं सर आपने। संचित गंगवार का कहना है कि कोई भी साधारण साक्षात्कार, रुक जाओ कुछ तो इसमें गलतियां करी लड़के ने, ठीक है, साधारण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम लोग तो कतई नहीं पढ़ते हो, 6 से 8 घंटे के परीक्षण के बाद घर में रहकर, ये भी गलत है बोल जाने से, बिना कोचिंग के ये भी गलत है, यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, बस इसके लिए एक निर्धारित टाइम टेबल की जरूरत होती है। संचित की माने तो इंटरव्यू के दौरान उनसे पीलीभीत जिले के लिए तमाम सवाल पूछे गए, पहले तो जिले के बारे में कुछ बताओ, आप अपने जिले के बारे में बताइए, आपके जिले में क्या खास है, गोमती उद्गम स्थल पे, अब तुम समझो कि वो लोग कितने वेल एजुकेटेड होते हैं, तुमने सोचा कि हमारे शहर में छोटी सी कोई घटना हुई होगी और यूपीएससी का पैनल नहीं जानता होगा, वो अखबार पढ़ते हैं, उन्हें क्यूरियोसिटी रहती है तुम्हारे राज्य में क्या विशेष है वो भी पढ़ के आए, तो ये कभी मत सोचना कि हम उद्गम स्थल दिखा देंगे खखरा पे, बेटा तुरंत पकड़ के मारेंगे बहुत, समझ गए। तो ये देखो इन्होंने कुछ समय क्या काम किया है, फ्लिपकार्ट में काम किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह, मतलब लड़के ने सारी हदें पार कर दी, पढ़ाई करने की मेहनत से शिद्दत से तैयारी करी, लोग कहते हैं हम पे सर नौकरी है, सर हमें बुखार आ रहा है, सर आज क्लास है कि नहीं है, बेटा ऐसा कोई भी बहाना इन्होंने नहीं बताया और सीधे जाकर के इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, पहला हो गया, केस स्टडी डन। ये है संचित भैया, आपने देख लेना, इनका इंटरव्यू पढ़ा है इंटरनेट पे, दृष्टि वाले पे भी पढ़ा हुआ है, वैसे भी पढ़ा है, लेकिन लड़के ने 222 रैंक कर दी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 222 में प्रॉपर आईएएस मिल गया, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है इस समय, ठीक है। चलो सर आप किससे मिलवाएंगे, बेटा अगला तो बड़ा स्मार्ट आदमी है, उससे मिलवाता हूँ मैं तुम्हें, उनका नाम है नूरुल हसन, ही इज आल्सो फ्रॉम पीलीभीत, ये आईपीएस है, महाराष्ट्र में इस समय पोस्टेड है बेटा, और इन्होंने भी ये पढ़ लीजिए, ठीक है। नूरुल हसन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, पहले ये पढ़ लो, पढ़ो तुम्हारे पीलीभीत के टॉपरों से मिलो। पीलीभीत जिले के हररायपुर गांव के रहने वाले, अमरिया जहानाबाद वाले को रिलेट कर पाएंगे वहां अगर तुम जाते हो। नूरुल हसन के परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू से ही बेहद खराब थी, ठीक, बचपन से ही ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, ट्यूशन, उसके अलावा इनका ग्रुप बी साइंटिस्ट की जॉब में भी चयन हो गया, ये हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में इन्होंने अपने आप को शिफ्ट करा, इस वजह से एक अटेम्प्ट तो थोड़ा खराब हुआ, लेकिन ये बंदा हिंदी से अंग्रेजी में शिफ्ट करके ले गया, इसका बेनिफिट मिला। तो इस सब लिखा है, माँ घरेलू, 2 छोटे भाई थे, एक डॉक्टर है बरेली में इस समय, उनका पूरा हॉस्पिटल खुला हुआ है, वाइफ इनकी यहीं पे, सर पूरे घर का ब्यौरा दे दो इंटरनेट पे सब आ जाएंगे, चलो पर्सनल है। तो पूरे परिवार का पालन करने में बड़ा दिक्कत आती थी, कक्षा 6 तक उन, देखो जब वे कक्षा 6 में थे तब उन्हें अंग्रेजी का ABCD भी नहीं सीखा था, समझ गए, यही कारण रहा कि उनको अंग्रेजी शुरू में काफी कमजोर रही। तो आप चीजें देखो, चीजें देखने का मतलब ये देखो कि इस तरीके के लोग लगा रहे हैं, और सबसे पहले जब इनकी पोस्टिंग हुई तो उन्होंने अपनी मम्मी को ले जाकर के सीट पे बैठाला, क्या प्राउड फील हुआ होगा मम्मी को। ऐसे तुम्हारे पीलीभीत की स्टोरी है, पीलीभीत की देख लो, तुम तो कहीं और की स्टोरी देखते हो, पीलीभीत की देखो, नूरुल हसन भाई साहब को बन के बैठा बंदा IPS, ठीक है, अलीगढ़ से पढ़ाई करी, उन्होंने IIT में एडमिशन के लिए ट्राई करा, नहीं मिला, कोई बात नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, उनकी पढ़ाई के लिए 1 एकड़ जमीन बेच दी उनके माँ बाप के द्वारा। तो मत बिकवा लेना, तुम्हारी हरकतें मैं जान रहा हूँ 2 महीने से, ठीक है, अभी बचा के रखो, काम आएगी बात, ठीक। ये देखो पहले प्राइवेट नौकरी करी, फिर बने वैज्ञानिक, वैज्ञानिक बनने के बाद पद छोड़कर उन्होंने तैयारी करी, और तीसरे प्रयास में इनका भी हुआ, पता नहीं यूपी के अंदर अपने पीलीभीत में 3-3 मई क्यों आ रहे हैं, वो अपने संचित का भी तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, इनका भी तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, और इंटरव्यू में बाकी ये 129 मार्क्स आने के कारण प्रॉपर IAS में चयन नहीं हो पाया था। इंटरव्यू के मार्क्स भी मैटर करते हैं, इस समय इंटरव्यू कितने नंबर का है बताओ, यूपीएससी में 270 में पता है ना, ठीक। और PCS में सर नहीं पता, हम तैयारी नहीं कर रहे, गुड, चलो। तो बेटा अभी तक इनसे मिलने का मुझे एक ही मौका मिला है, बारात में क्लैश कर रहे थे, खाना खा रहे थे, लोगों ने बताया नूरुल हसन है, तो बस मैंने इतना ही कहा भैया कैसे, इन्होंने भी कहा इससे ज्यादा बात ऑफिसर से आपकी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आपके पर्सनल टर्म्स ना हो, और मैं समझता हूँ इतनी भी बात बहुत थी, कहाँ इन अधिकारियों के पास समय होता है, ठीक। पुलकित खरे सर ने तो सोचो पढ़ाया है, हाँ नूरुल हसन सर का एक चैनल है फ्री अकेडमी, अनअकेडमी नहीं फ्री अकेडमी, इस पे तुम जाके इनके मार्गदर्शन देख सकते हो, ये फ्री में गाइडेंस देते हैं,
और ट्विटर वगैरह पे एक्टिव रहते हैं। अब आ जाओ इधर, तुम्हें लग रहा होगा कि टॉपर पीलीभीत से निकलते हैं, तुम्हारे 50 किलोमीटर बरेली से निकलते हैं, अब के उधर से भी निकलेंगे, फैकल्टी बढ़िया पहुंच गई ना वहां। ठीक बेटा, ये देखो, ये 30वीं रैंक लेके आई प्रेक्षा, उसके बाद 57 रैंक अदिति बरेली से। अब कभी ये लड़की तुम्हें रोड पेज में मिल जाए, तुमने सोचा होगा कि बहन जी बनेगी रैंक 30, यही खूबसूरती होती है यूपीएससी। ये रही, तो बेटा देख लो, हार्टमैन कॉलेज कहाँ है? बरेली में। ऐसे ऐसे लोग इस लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। इनके पापा तो तब भी ठीक थे, बीएसएनएल में काम करते थे। तो बेटा सोच लो, ये लो बरेली में स्मृति मिश्रा टॉपर नंबर रैंक 4 बरेली से 50 किलोमीटर से। सर हम तो सर सोच रहे थे कोचिंग के लिए चले जाएं। बेटा ये लोग प्रयागराज के रहने वाला थे, इनके पापा की पोस्टिंग थी सीओ के तौर पर, समझते ही ना, सीओ पुलिस में पद होता है। उसके बाद में इन्होंने 4थी रैंक प्राप्त कर ली। देख रहे कौशल, देखो तुम इधर सर ने मत मारा, सर आपका भी तो है। चलो तो बरेली में तैनात, समझ जाओ बेटा। ठीक, दिल्ली में लॉ की पढ़ाई, ये तो बहुत जरूरी है। हंडल ले कौन सी पढ़ाई कर रही थी? लॉ तो बहुत जरूरी होता है पढ़ना। ठीक, ये लो हेलबेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो पहले भारत के लिए आईसीएस ऑफिसर बनाया गया। अब भारत में आईसीएस ऑफिसर इस यूनिवर्सिटी से नहीं बनते, अब बनते हैं बरेली कॉलेज, बरेली एलजीटी आईयूसी। समझ गए? नहीं समझे? ठीक, ये है हेलीबेरी यूनिवर्सिटी। अभी इसमें जल्दी में एडमिशन के लिए नोटिस आया था, इसके बारे में डिटेल पढ़ लेना। ये किसने बनाई गई थी, कब बनाई थी? भारतीयों के लिए सेवा खोलने का प्रयास किया गया था 33 में, लेकिन फाइनली यूनिवर्सिटी में भारतीय कब आवेदन कर सकते थे? 1853 से। ये ध्यान। तो बेटा सक्सेस बड़ी नहीं होती, सक्सेस की स्टोरीज बाद में बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन पहले एक बार कम से कम अच्छे से तैयारी कर लो, ये ध्यान रखना। ठीक है, भाग 14 मैंने बताया था आपको 315 से 323। उसके बाद ये लास्ट थे मनोज सोनी, ये किन कारणों से रिजाइन मार गए वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उस पर चर्चा करना तो मूर्खता होगी। अभी वर्तमान में कौन है? प्रीति सुदान। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं कि यूपीएससी के लिए एक विधि है, इसका नाम लिख लो। अभी मैंने लिखवाया था संसद इनके विस्तार के लिए विधि बनाएगी, ये रही विधि, इसका नाम लिख लो। सदस्यों का चयन कैसे होता है उसके लिए विधि काम करती है, बस इसका नाम लिख लो। कल को हो सकता है एमसीक्यू में क्रम से लगा देगी, कोई ऐसी विधि है कि नहीं है, इसका साल बहुत इंपॉर्टेंट। तो समझे, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मुझसे पढ़ो, खुद से पढ़ो, किसी से पढ़ो, टेलर से पढ़ो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन बस ये है पढ़ाई करो, मेहनत करो। अगर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो बढ़िया है, क्योंकि मैं खुद मेहनत करके एग्जाम दे रहा हूं। लेकिन ये जर्नी बड़ा सुंदर होनी चाहिए, ना कि इस जर्नी के अंदर आप पेन बियर करें। ये जर्नी बहुत ही सुंदर लेके चले, याद रखें। ठीक, ये पहले लिख लो, फिर आगे आपको बताता हूं कि क्या यूपीएससी से कभी गलतियां हुई है कि नहीं हुई है। बेटा ये जो अभी आप केस सुन रहे हैं आजकल, ठीक है ना, खेतकर मैडम का, पूजा जी का, इससे पहले भी यूपीएससी से 1-2 गलतियां हुई है। पता है किसी को कोई गलती हुई? पता है किसी को? चलो मैं बताता हूं, ये लिख लिया बेटा। अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कौन सा विधि है? यूपीएससी मेंबर रेगुलेशन 1969। बेटा याद रखना, ये रेगुलेशन है। रेगुलेशन मतलब सीधे राष्ट्रपति मुंह से जो बोल दे वो नियम बन गया, उसके लिए संसद के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होती, उसे रेगुलेशन कहते हैं। रेगुलेशन भी नियमन, रेगुलेशन ना ये एक्ट है ना कानून है, बस राष्ट्रपति ने कह दिया आज से ऐसे भर्ती होगी, बन गया भी नियमन, ये ध्यान रखना। चलो सर यूपीएससी से गलती हुई है सर? हाँ, पहले बेटा ये देख लो, आजाद भारत से पहला चेयरमैन कौन थे? सर रोस बारकर, इनका नाम मत भूलना, ये वनडे एग्जाम में तुम्हारी लूसेंट की किताब के लिए बड़ा उपयोगी है। सर रोस बारकर, याद रखना। कब थे? अक्टूबर 1962 में। ठीक सर, फिर हमारा आजाद हो गया भारत सर, फिर कौन आ गए? फिर आ गए HK कृपलानी। सर ये वही है सर झंडा समिति के अध्यक्ष? नहीं, बच्चों को JB कृपलानी थे, ये भैया है HK कृपलानी। ठीक, अब आ जाओ वापस, अभी वाले तुम्हें पता ही है, मनोज सोनी जी के बाद देखो ज्यादातर कौन दिख रहा है तुम्हें? सर या तो एकेडमिशियन जो कि प्रोफेसर है वो बनते हैं, या तो फिर क्या बनेंगे? कोई IAS, IFS, IPS, रेलवे सर्विसेज के टॉप, ये लोग बनते हैं, बस यही बनते हैं। ठीक बेटा, यूपीएससी इतने एग्जाम कराता है, देख लो आज, अगर तुम्हें नहीं पता तो ये तय कर लो। NDA आज अश्मित नहीं आया, यूपीएससी कराता है। CDS यूपीएससी कराता है। ठीक, इसके अलावा फॉरेस्ट सर्विसेज छोड़कर
इंजीनियरिंग सर्विस ये भी, सिविल सर्विसेज तो सबसे मेन ही है जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। 3 नौकरियां कहलाई जाती हैं, 3 नौकरियां कहलाई जाती हैं यूपीएससी के अंदर कायदे में, जिसे बोलते हैं यूपीएससी। 3 नौकरियां सेंट्रल सर्विसेज कहलाई जाती हैं, आईएएस, आईपीएस, और तीसरे नंबर पे होती है फॉरेस्ट सर्विसेज वाली। ये इनके अलावा बाकी की जो तुम करोगे वो सिर्फ सर्विसेज होती हैं। 3 सर्विसेज होती हैं यूपीएससी के अंदर जो मेन सेंट्रल सर्विसेज कहलाई जाती है। बेटा अगर कोई एससीआर अधिकारी मिल जाए तो वो भी यूपीएससी का होगा। सर सीएपीएफ का अभी पेपर हुआ है, सर जियो साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट का, नेवल एकेडमी, मेडिकल सर्विसेज, संबित पात्रा इसी की बात कर रहे थे। संबित पात्रा जी को एक बार बड़ा रोस्ट किया गया। संबित पात्रा इंटरव्यू में बोल गए कि मैं यूपीएससी निकाला हूं, तो उनको पकड़ लिया, बोले तुमने कब निकाला। वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, मैंने सीएमएस का एग्जाम निकाला है ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन मीडिया वाले तो मीडिया वाले है। बेटा ये आईएसएस इसका मतलब सांख्यिकी अधिकारी होता है, पाकिस्तान का आईएएस नहीं होता है। सर इतने मासूम नहीं है सर। चलो तो बेटा ये हो गया, यही सब मैंने बना भी दिया है। सर अब हम मेन चीज पे आ जाते हैं, यूपीएससी से गलतियां होती नहीं होती। लो पहले जरा ये देखो, सुन लो, यूपीएससी भले ही संवैधानिक निकाय है, बहुत कम सेवाएं देता है, इसकी बातें मात्र सिफारिश है, बस कहने की बात है, कोई भी किसी पर बाध्यकारी नहीं है। सर्विस या पे के संबंध में ये क्या करता है, नियम तय करता है। अगर तुम्हारा ट्रांसफर होगा तो वो यूपीएससी नोटिस निकाल के करेगा। सर यूपीएससी से कौन बोलेगा? आप प्रत्यक्ष रूप से तो प्राइम मिनिस्टर और केंद्रीय परिषद, प्रधानमंत्री और आपका मंत्री परिषद राष्ट्रपति के माध्यम से, लेकिन सीधे सीधे ही बेटा डिस्क्रिशनरी पावर होती है राष्ट्रपति की, इनकी नहीं। गवर्नमेंट पर इनकी सलाह बाउंडिंग होती है, कुछ नहीं बाउंडिंग होता, समझ लेना। हाँ इंपॉर्टेंट चीज, मलेशिया, मलेशिया का नाम सुने हो? मलेशिया क्या है? अरे देश है बेटा। मलेशिया ने एक बार यूपीएससी से बोला था कि हमारे लिए पेपर आप बना के दो, ऐसा ही एक आयोग यूपीएससी की तरह हमारे लिए सेटअप करो। तो इंडिया ने उसके लिए मल्टी मेंबर ब्रांच बना के दिया था। ये याद रखना, मलेशिया का जो सिविल सर्विसेज है वो इंडिया ने डिजाइन करके दिया है। इस समय 2 चीजें चर्चा में है। यूपीएससी कैडर देता है। सर ये कैडर क्या होते हैं? अगर आप टॉप रैंक लाए, आपके जिले में या आपके राज्य में डीएम का पद खाली हुआ, डीएम तो पहली बार में बनाते नहीं है, सीडीओ बनाते हैं, ठीक है, मुख्य विकास अधिकारी, तो आपको हो सकता है पोस्टिंग अपने राज्य में मिल जाए, वरना शून्य मानिए, आप जीवन घूम घूम के काट दोगे लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ कैडर क्या होता है, सुनना। कृष्णपाल या शिवांशी या कोई भी आप में से यूपीएससी क्वालिफाई करेगा, आप अपने मेंस के फॉर्म के बाद इंटरव्यू के फॉर्म से पहले ये कैडर भरते हो। सर ये कैडर क्या होता है? उसमें आपसे कहा जाएगा यूपी के लिए आप वरीयता दें, लेकिन यूपी मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। सर अगर मैंने जोन 3 ले लिया तो मेरा पूरा जीवन पता कहाँ कटेगा? गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, बस यही घूमते रहोगे। आजकल ये कैडर चर्चा में, एगमुट हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। एगमुट का मतलब देख लीजिए, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरी। लोग इसको वरीयता दे रहे हैं क्योंकि इसमें एक शब्द आ जाता है यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी में घूमने का मौका मिल जाता है तो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन बदल जाता है। एगमुट कैडर मिला है संचित को एगमुट मिला हुआ है इस समय। और अभी एक और सिलेक्टेड हुए हैं रिसेंटली आईपीएस इस बार में, गौरव त्रिपाठी। तो गौरव त्रिपाठी की आप लोग वीडियो देखते होंगे यूपीएससी हिंदी करके, उसे भी एगमुट कैडर मिला हुआ है, ठीक, उन्हें भी। अरे सब फॉलो करता हूँ भैया मैं, भले ही सरनेम कुछ भी, चलो ठीक। देखो ध्यान से, कैडर एलोकेशन पढ़ लेना। कैडर एलोकेशन ऐसे भरा जाता है, ये रहा यूपीएससी की वेबसाइट। वेबसाइट में वरीयता दी जाती है, सर हमें कैडर 1 चाहिए, इसमें प्राथमिकता, ये सब तरीके से कैडर भरा जाता है। तुम्हारे काम का नहीं है कैडर, सर हमारे काम का क्या है बताता हूँ। लो, यूपीएससी की प्रॉब्लम्स जो मैंने देखी विजन की मैगजीन से निकाल के, शायद आप सहमत हो जाओ। पहला हो चुका है एसएससी उधर, सोशल मीडिया चार्म। सर हमने एक डीएम साहब को देखा उत्तराखंड के, सर वो तो ये समझ लीजिए चश्मा उतारेंगे तो भी इधर से 4 क्लोजअप शॉट, चश्मा लगाएंगे तो भी। एक एग्जांपल, अभिषेक सिंह, ठुकरा के प्यार, जो गाने वाले उनके आए मार्केट में, तो मार्केट में गाने आने की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। तो क्या आप अपनी राय बताओ मुझे, क्लास में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, अच्छा रहेगा। आप मुझे बताइए क्या यूपीएससी के सर्वेंट को सोशल मीडिया पे अपने काम को पब्लिक दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? कितने लोग तर्क में हैं, मतलब फेवर में हैं, हाथ खड़ा करें। अगेंस्ट वाले अपना लॉजिक जरूर दें। आप फेवर में कि दिखाना चाहिए? चलो, तस्लीम फेवर में, और कोई? आप भी फेवर में? अरे सर इंस्टाग्राम पर रीलें बनेगी, एक जीप खड़ी तेरे थाने में और फिर टैग गिर जाएंगे वहीं पे। हाँ, और कोई? कृष्णपाल अगेंस्ट में? हाँ भाई, अब क्या लगता है? पता नहीं सर, अभी बना ही नहीं हो, बनने के बाद क्या करूँगा सर, उधर से मैसेज आ जाएगा, लगाओ लगा दो, बीए की तो मैं लगा दूँ। हाँ, और कोई क्या लगता है? परेशान
रीलें बनेंगी, लेवल सबके निकलेंगे। हाँ ये मीम है कि नहीं है? तो क्या लगता है हमारा मास्टर मीम नहीं देखता होगा? चलो अच्छा बताओ, सोशल मीडिया चार्म से कितने लोग मानते हैं कि सर सही है, उत्तराखंड के डीएम साहब सही कर रहे हैं, अभिषेक सिंह बढ़िया कर रहे हैं, अपने काम को बिल्कुल दिखाओ, लोग प्रेरित होते हैं, और कितने लोग कह रहे हैं सर ये सब फालतू चीजें नहीं करना चाहिए? क्या लगता है कृष्णपाल जी, आप अपना तर्क जरूर। हाँ कैसे, बैलेंस्ड आंसर बताइए। किसी भी सिविल सेवा का प्रथम कर्तव्य ये होता है कि समाज में रहते हो या प्रशासन में रहते हो, प्रशासनिक कार्य को निर्वहन करना। ठीक है, गुड। सोशल मीडिया क्या होता है, एक प्रकार का कहने के हम लोग कह सकते हैं कि आपकी ड्यूटी आपको जो संविधान द्वारा दी गई है, उन ड्यूटी को कहने के आप 4 मिनट दिखा रहे हैं, उसकी जगह आप उस पर ध्यान दीजिए जो आपको प्रशासनिक कार्य मिले हैं। सही पॉइंट। एक सिविल सेवा का प्रथम कर्तव्य समझ यही होती कि मैं प्रशासनिक कार्यों को निर्वहन कैसे करूँगा, और आप बढ़ने से पहले ही कैमरा किसी पीछे लीड कर रहे हैं, तो कहीं से मुझे इतना सुना प्रशासन कार्य करवाइए, आपके पास काम की वैसे कौन? बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। इनका खुद का कोई केंद्र नहीं होना चाहिए, इतने भी सिविल सेवक होते हैं उनका खुद का कोई केंद्र नहीं होना चाहिए। हाँ कोई मीडिया वाला जा रहा है तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं, व्यक्ति प्रेरित कर सकते हैं, खुद का कोई नहीं होना चाहिए। बच्चे बात बताओ, मैं तो सहमत हूँ, और कोई इस बात से कोई अपना ओपिनियन रखो। कौशल क्या लगता है, सही है? गुड, ये आया पॉइंट, कृष्णपाल जी को रिलेट होते हो, तो ये गलत है। अब मैं इसका फाइनल आंसर दे दूं। पीलीभीत में एथिक्स की क्लास पुलकित खरे सर ने पढ़ाई थी, और एथिक्स का मतलब नीति शास्त्र, उसमें ये बताया जाता है व्यवहार कैसा हो। तो उनसे सवाल पूछा था एक लड़का सार्थक, जो यहीं से पढ़ के इस समय जेएनयू में हिस्ट्री में अपनी अध्ययन कर रहा है, यहीं से गया है पढ़ के, ठीक, मेरे मार्गदर्शन तो कहना बनता है, ठीक। अरे फिलहाल सभी टीचर्स की उसमें क्वालिटी थी, वो पहुंच गया, उसका अपनी मेहनत थी, मेरे से नहीं। तो पुलकित खरे सर जब पढ़ा रहे थे तो उनसे सार्थक ने सवाल पूछा कि सर ये सोशल मीडिया चार्म के बारे में बताइए। तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि पूरी तरीके से गलत है। ट्रेनिंग के दौरान भी सिखाया जाता है कि इस तरीके के चार्म में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, और वो हमेशा कहते थे देयर आर नो फ्री लंचेस। इसका मतलब ये होता है कि आप, वो खुद बताते थे, बोले मैं जब पीलीभीत से जाता हूँ लखनऊ तक तो मेरे कई दोस्तों के रेस्टोरेंट भी पड़ते हैं, फोन आते हैं, बोले लेकिन मैं जानबूझ के उनके रेस्टोरेंट पे नहीं जा सकता। अब आप समझिए कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, गरिमा होती है, हाँ कुछ पर्सनल समय होता है, वो हमेशा इस चार्म को दिखाने के लिए मना करते थे, लेकिन इसका बस एक इम्पैक्ट है। जैसे कृष्णपाल ने कहा, इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे आओ लेकिन सीमित आओ। जैसे अच्छे अधिकारी भी हैं जो तुम्हें अपने विषय की तैयारी को साझा कर रहे हैं, तो आप इस रूप में आ सकते हैं। जब भी आप उत्तर लिखें, क्योंकि आप यूपीएससी के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपकी जनरेशन इंस्टाग्राम जनरेशन नियुक्त हो चुकी है। वो जो बुजुर्ग हैं वो इस बात को मानने को तैयारी नहीं कि कोई बच्चा ऐसा आया हो जो फेसबुक ना चलाता हो, तो वो आपसे हो सकता है समस्याएं पूछ ले, इस पर चर्चा भी करने के लिए गए तो बताइएगा। दूसरी एक बहुत बड़ी चर्चा है, हाँ बताइए। हाँ मैंने अधिकारी देखे हैं, पुलिस वाले देखे हैं, वीडियो बनाते हैं, तो चालान करेंगे, गरीब व्यक्ति का ही करेंगे। हाँ ये बात है। तो मेरा तो सीधा मानना ये है कि सोशल मीडिया अच्छी है, लेकिन आप खुद का कोई चैनल ना बनाएं और खुद ना आए, और जो वीडियो बना सकते हैं बनाइए। जैसे अपने नया साथ लागू हुई थी आपने देखा होगा, बिल्कुल सही। सबसे पहले वीडियो ठेले वाले को आएगा, उसके बाद चालान को वो आ गया। हाँ वो आ गया, ये बात तो सही कह रहे हैं। हाँ ये बात, ये चैलेंज अच्छा है, इस चैलेंज से मैं सहमत। सोशल मीडिया पर आपको डालना है, अधिकारी हो ठीक है, सब जगह समान बनाओ। हाँ समान। आप वीडियो बनाते हैं या ऑप्शन जाते हैं, कर्मचारियों को उतार दिया उसकी वीडियो आपने डाल दी। इस बात से तो मैं सहमत। समानता के साथ घूमना है। कितने लोग सहमत हैं, ऐसी वीडियोस देखी हैं उन्होंने, है ना, कि ज्यादातर बात सही कि ऐसे व्यक्ति को दबा लिया जाता है जो आसानी से दब जाता है। चलो अगली समस्या और जटिल है यूपीएससी के सामने, ब्यूरोक्रेसी इनटू लेजिस्लेशन। मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, फोटो लगा है देखो, असीम अरुण जी का, माननीय असीम अरुण जी का। ये पहले आईपीएस थे, आईपीएस यूपीएससी परीक्षा निकाली, आईपीएस पद पर ज्वाइनिंग मिली, होम कैडर मिल गया, आराम से नौकरी में जा रहे थे। एक दिन इन्हें क्या ध्यान आया, इन्होंने रिजाइन दिया, चुनाव लड़ा, अब ये बन गए हैं लेजिस्लेटिव। तो बेटा ये समस्या आ गई है, इससे क्वालिटी शासन चलाने वालों की प्रभावित हो रही है, प्रशासन करने वालों की। और जो लोग विधि बना रहे हैं उनमें ऐसे लोग जाने के बाद भी कुछ बड़ा चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी कैसी, मेजॉरिटी अभी इनकी नहीं है। तो एक समस्या ये भी है कि आप इतनी मेहनत से आईएएस और आईपीएस और आईआरएस आईएफएस बनेंगे, फिर एक दिन आपको पता नहीं क्या सपने में, रात में नींद में आता है कुछ, और आप रिजाइन करके चले जाते हैं लेजिस्लेशन में। तो ये अच्छा और बुरा क्या है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं दोनों तरफ से सहमत हूँ। जैसे असीम अरुण जी को ये विभाग मिला है, तो हो सकता है कि आपके आईएएस आईपीएस की तैयारी बेहतर करने के लिए एक निकाला हुआ एग्जाम, आदमी उसमें मंत्री है, और हो सकता है कि कोई ऐसा मंत्री भी आ जाता है इसमें जिसे आज तक ये भी नहीं पता कि यूजीसी क्या होता है या ग्रेजुएशन कौन से बेसिस करनी चाहिए, तो ऐसे भी लोग आ सकते हैं। तीसरा, हाँ बताइए। जांच करनी चाहिए, जैसे सिविल सेवा हम लोग कर रहे हैं, सिविल सेवा में रहते हुए हमने किसी पार्टी को हित तो नहीं किया, किसी के लिए नियमों का नहीं किया, वोट का नहीं किया,
क्योंकि अधिकांश सिविल ऐसा मैंने देखा कि जो चुनाव में नौकरी करते करते किसी पार्टी का समर्थन में काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ऐसा हुआ है। तो विज्ञान देते हैं तो चुनाव में जाते हैं। तो मेरा गुड यही पॉइंट एग्जैक्टली यही पॉइंट मेरे दिमाग में वेरी गुड। उसमें मेरा मानना ये है कि जो सिविल सेवक के राजनीति में आते हैं क्योंकि ये टाइम वेस्ट होना चाहिए। हाँ ये बात है। 2000 साल तो गैप हो जाए उसके बाद राजनीति में आए कि एक तुरंत जैसे इससे बिल्कुल किसी पार्टी विशेष के पक्ष में पक्ष में अच्छा इससे ये भी जाता है कि इन्होंने जो भी काम करा होगा इस पार्टी तक पहुंचने के लिए ही करा होगा। ठीक सहमत है इससे? आप एक पीछे बच्चों समझ आ रहा है? गाय सफेद रंग की होती है भैंस का समझ आ रही है ऐसी बड़। अगला हिंदी मीडियम रिजल्ट सबसे बड़ा यूपीएससी के लिए चैलेंज। दिव्यकीर्ति सर ने प्रेस मीडिया में धो डाला था बढ़िया करके, बोले भैया आप मुझे ये बता दो अंग्रेजी की हिंदी बनाते समय शब्द का मतलब ही कुछ और चला जा रहा है, क्या करोगे? अभी भी चैलेंज है। मैंने परसों बताया था कि अंग्रेजी और हिंदी के क्वेश्चन आ जाए सेम क्वेश्चन, लेकिन अगर हिंदी में मिसप्रिंट है तो मान अंग्रेजी वाला होगा। क्यों? क्या तुम्हारी हिंदी की गुणवत्ता नहीं है और तुम कहते हो कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करो? अभी बता दो मैं आपको, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपको जान के दुख होगा, लेकिन भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। 22 जो भाषाएं आती हैं उनमें से आप किसी में भी सर्कुलर जारी कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व करके रखा था पहले कि सिर्फ अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब जजमेंट 2200 भाषाओं में उपलब्ध हुआ है। ठीक, छत्तीसगढ़ पहला ऐसा हाई कोर्ट है जिसने हिंदी में जजमेंट दिया था। अब आ जाओ, हिंदी मीडियम के रिजल्ट लगातार खराब ही जा रहे हैं। इसके जो भी कारण है आयोग को इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्लैक मार्केट कोचिंग अभी का मुद्दा है। आप में से कई बच्चे आईएएस बनने के लिए फिट हैं या नहीं है, इसका फैसला पैसा तय करने लगा है। आप अपनी सेल्फ कोचिंग के गाइडेंस में किसी ऐसे से अगर मदद लें तो ये वही हो जाएगा कि कोयले की खान में हीरा, जो सिविल सर्विसेज के मामले में आपको निष्पक्ष होकर बता दे। आज से 5 साल पहले के चयनित लोग, 10 साल पहले के चयनित लोगों के गाइडेंस में और अभी 2023 में कोई एग्जाम दे रहा हो, तीनों में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। एक कहेगा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, काम हो गया। एक कहेगा अब एंशिएंट और मेडाइवल दोनों का रोल हो गया। ऐसी सेम आपको अलग अलग गाइडेंस मिलेगा। तो सेल्फ कोचिंग में ना जाकर के बच्चा चला जाता है इन ब्लैक मार्केट माफियाज के पास में, जिसमें उसका धन बहुत लुट जाता है। तो यूपीएससी की एक समस्या को टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट का प्रयास ठीक है। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाला तो कम से कम संभाल ही ले। पता नहीं कब ऐसा होगा कि हिंदी मीडियम के 50% से ज्यादा रिजल्ट चले जाए। मानता हूं मैं, लेकिन ये बात सत्य है कि हिंदी के संसाधन भी मुश्किल से उपलब्ध होते थे, अब तो हो गए, अब प्रचुर मात्रा। ठीक है, मानते हो तुम लोग? स्टीरियोटाइप, ठीक है। हम लोग हिंदी मीडियम ग्रामीण स्कूल सरकारी पढ़ते थे, ब्रह्म बोर्ड के स्कूल जैसे कि यही बैठ के यही है। हां अभी इस पे डिबेट करेंगे, पूछेंगे बच्चे। मेरा मानना ये कि यूपीएससी जिम्मेदार है, बस मैं मानता हूं कि हिंदी पेपर होना चाहिए, हिंदी के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन सर कहने के लिए बच्चों का बैकग्राउंड हिंदी मीडियम मालूम है, सर बचपन से ऐसा होता है, ऐसा माहौल नहीं मिल पाता जो वहां तक पहुंचता है। बताओ उनकी भाषा बिल्कुल तो तेज काउंटर करो। क्या लगता है कि हिंदी मीडियम के लिए जो तर्क है इससे सहमत हो कि हिंदी मीडियम को माहौल नहीं मिल पाता? हाँ तो बताओ इसका लॉजिक दो। क्लास में मजा तो तभी तो सब बोले, तेजपाल ने सॉरी कृष्णपाल ने अपने तो जो है पॉइंट रख दिए, अब तेज भी इस पॉइंट के बारे में कुछ कहें तभी तो इनको भी चीजें रेक्टिफाई होगी। यही तो क्लास के अंदर माहौल होना चाहिए। लेकिन लड़कियां बेचारी ऐसे बैठ जाती है, भगवान कब खत्म होगी, मम्मी स्वेटर छोड़ के आएगी दिन में। तो भैया आगे का तो बताओ। हाँ भाई बताओ शिवानी, हिंदी मीडियम के माहौल की वजह से क्या लगता है? हाँ बताओ शिवानी, इनके बाद आप। हाँ सर, तो लोगों का खुद का एक माइंडसेट बन गया, वो हिंदी के खिलाफ खुद ही डाउन सा बन गया। अगर हम लोग अभी किसी कॉलेज में रहें, अगर हमें स्पीच देनी हो तो हम लोग स्टार्टिंग की गुड मॉर्निंग से करेंगे। हमारा खुद का माइंडसेट वही है कि हिंदी जो है, हिंदी बोलेंगे तो लोग हमें कम समझेंगे, लोग समझे कम समझेंगे। हाँ भाई बताओ सलोनी। हाँ बेटा बताओ क्या लगता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों एक में बच्चे कर लेते, जो हिंदी मीडियम वाले होते वो इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी भी बोलते हैं, तो उससे भी कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन। हाँ यीशु आप बताओ, आप कौन से मीडियम से? या इंग्लिश मीडियम के कितने मैं तो कभी बात नहीं करूं। हां एक ही वो बेचारी कोने बैठी। सो यू आर फ्रॉम विंडो आउट कमिंग इन। इंग्लिश वाली वीडियो देखा करो इंटरनेट पे। हाँ बेटा बताओ अपना तर्क दो। ये कह रहे हैं अंग्रेजी मीडियम के अच्छे होते हैं तो कितनी खुश हो। ऐसे नहीं, बताओ हिंदी मीडियम के बच्चों में आपको क्या कमी लगती है? आपके पापा ने मम्मी ने हिंदी मीडियम में एडमिशन क्यों नहीं कराया? मैं कृष्णपाल की बात से सामाजिक तौर पर सहमत हूं। मैं ये देखा कि इंस्टीट्यूट सही हो। हां मैंने कहा बस माहौल का अंतर है। मैंने कहा हिंदी जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम के पीछे हर एक कहने की
एक्स्ट्रा प्रिविलेज। बताओ भाई, इस बात से सहमत हो? माहौल अच्छा मिला था अंग्रेजी मीडियम में? सर कुछ चीज़ें अच्छी होती है, इस चीज़ को मैं कह सकती हूँ। फिलहाल तो हिंदी मीडियम स्कूल में मैं कभी गई नहीं, तो मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया। बट हाँ, हमारे जैसे कॉम्पिटिशन होती है एक्स्ट्रा को, तो उससे हम लोग के अंदर थोड़ी सी क्वालिटी और मतलब अच्छी हो जाती है। समझ रहे? मैं इससे बाहर हूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं। शार्क टैंक बनी। हाँ, फिर उसके बाद जो भी समझते हो भाई। ठीक, और बताओ प्रशांत, क्या लगता है? सर हमारे मास्टर आते थे, गुटखा खाते थे, उन्होंने कहा तो भी ले ले। उसके बाद सर हमने उन्होंने गुटखा खाया। इसे कहते हैं सामाजिक कार्य। हमारा एथिक्स मजबूत है। हाँ प्रशांत बताओ कुछ ऐसा। सुनो तक बहुत बढ़िया लॉजिक निकल के आया, मजा आया। ऐसा ना सर, हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं ना, सबसे पूछूंगा, जिस माहौल में रहते हो हिंदी बोलते हैं ना अधिकतर, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो इंग्लिश में ही रहते हैं। अच्छा मतलब अंतर तो है, प्रिविलेज तो। अब क्या लगता है, अपना भी पॉइंट रखो। हिंदी मीडियम वालों के पास पैसे की दिक्कत होती है, इसलिए वो आप इंग्लिश नहीं थोड़ा ये भी पॉइंट है। हाँ बेटा अभी आ रहा होगा। फोबिया, ठीक, आप बताइए। बात हिंदी इंग्लिश मीडियम की नहीं है, आप बच्चे को जैसे एनवायरनमेंट में रखो वो वैसे ही होगा। मैं भी। अगर तुम हिंदी वाले को इंग्लिश में डाल दो बच्चे तो वो इंग्लिश में बोलेगा, बिल्कुल। और हिंदी में हिंदी वाला भी कहता है देता है इंग्लिश मीडियम वाले को। वेरी गुड, ये बात एनवायरनमेंट का फर्क होता है। हाँ तेज। सर अभी तो देखने गया है कि हिंदी मीडियम की प्रॉब्लम करती है, जैसे सारे जैसे रवि कुमार सियाल भाई। हाँ गंगा प्रसाद सेकंड क्वेश्चन 14 में। बिल्कुल सही। वेरी गुड, अपनी समस्याएं खुद आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात है। जी बताइए। गुड, कर सकता। मैं एग्जांपल दूंगा कि हाँ मेरा मानना ये है हिंदी मीडियम से आईएएस दिव्या तोमर तनवर। अच्छा वो भी हिंदी से। चलो हिंदी मीडियम मुझे आराम आता है, लेकिन 10% मिल जा रहा है। दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है, ठीक है हम मेंस की मान सकते हैं, लेकिन प्राइमरी एग्जाम में प्री का हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन को त्रुटि छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बाकी सब हिंदी में ठीक का क्वेश्चन, मतलब उसमें भी प्रीलिम्स से ही छटनी हो जाती है। 10% हिंदी में पास हो गए थे। हाँ ये एक सवाल है, उसमें तो उत्तर मिल रहा है। कोई और इस पे बेटा आप तीनों बताइए, क्या लगता है सर हिंदी मीडियम के बच्चे होने का कोई लॉस होता है, कोई घाटा महसूस होता है, लगता है नुकसान? बताओ। कोई नहीं लगता, आराम से कह देते हैं ये घर को हाँ ऐसे करके। हाँ दोनों भाषा, इंग्लिश नया चला, इंग्लिश बने धनुर्धर योद्धा का इंग्लिश में। हाँ सही कह रहे हैं, हाँ बताएं दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। हाँ भाई नए छात्र बोतल निकलवा के आए सीधे। हाँ भाई बताओ, तो बेचारे बीमार थे ना। हाँ क्या लगता है हिंदी अंग्रेजी? शर्माओ मत, अरे वही देखी जाएगी। हाँ बताओ क्या लगता है हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम? बताओ अपने विचार रखो मित्र। हाँ सर हिंदी में बड़े इमोशनली बहुत होती है। ले उसे बोल ले। अब वो बेचारा जो है, ये बात देखो, ये चीजें हैं, ये पता है क्या, ये हिंदी अंग्रेजी का विभाजन जो है ना, ये अंग्रेज करके चले गए। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे नाना ने मेरा नाम कटवा के सीबीएसई से हिंदी में लिखवाया था। मेरे घर में ये माहौल था। 2 साल में हिंदी मीडियम में पढ़ा और तब मुझे पता चला हिंदी मीडियम में कितना आनंद आता है, कितने खतरनाक बच्चे होते हैं। मैं था शिशु मंदिर में, और जो लड़के इतने नालायक थे वो जीवन सबसे अच्छा था। मतलब सीबीएसई वाला भी अगर हिंदी मीडियम में जाता है तो विश्वास करना उसे वैसा ही फील होता होगा जैसा हिंदी वाला सीबीएसई में आके बैठ जाए। क्योंकि वहां पर वो कहते थे भैया आओ सरस्वती वंदना करो और ये सब करो हिंदी में, और क्रम अनुसार पता नहीं क्या बोलते थे। आज भी मैं उनकी हिंदी नहीं बोल पाता। तो वो इतनी जटिल हिंदी बोलते थे कि उनकी वजह से मेरी हिंदी थोड़ी ठीक ठाक हो गई, लेकिन मुझे माहौल मिला। आप सोचो, जो बच्चा हिंदी मीडियम से कभी अंग्रेजी में गया नहीं, उसका क्या गजब फोबिया होगा। और इसका कौन काम कर देता है? हमारा समाज। ये बात बिल्कुल ठीक है। शिवाजी जी ने कहा गुड मॉर्निंग, इन्होंने बताया एक्स्ट्रा प्रिविलेज। हिंदी मीडियम के टीचर कुछ खास तवज्जो बच्चों को नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर कोई, लेकिन ज्यादातर मैंने स्कूलों में देखा है। और गवर्नमेंट वाले तो बिल्कुल ये सोचते हैं हमारी सैलरी 31 को और 1 तारीख को आ जाए, उसके बाद बच्चा कुछ भी करे। मेरे खुद के साथ के जो 68,000 और 69,000 में लड़के पढ़े हुए हैं, पहले वो जग गए थे दुनिया बदलने, ब्लैक बोर्ड पे मार ग्रेप्स लिख दिया, अंगूर लिख दिया और बोर्ड अपना शेयर कर रहा है। थोड़े दिन बाद में बच्चों से ले 10 रुपए नमक ले लीजिए आप, ये वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि बोझ ढर्रे में आ गए। और मेरा तो दोस्त ये कहता है कि सर गांव के माँ बाप ही नहीं बच्चे को इस स्कूल तक भेजना चाहते हैं, सबसे बड़ी कमी उनकी है।
तो इस पे विचार करने के लिए मैं आप पे छोड़ता हूँ निर्णय। अब थोड़ा सा इस समस्याओं पे हटके और चीज पे बात करिए, ठीक है। ऐसे कई मुद्दे। लो भैया, यूपीएससी की पहली समस्या, 2 तुषार कुमार बन गए। आपने एक घटना सुनी होगी अभी जस्ट पिछले साल कि 2 जगह पर बैंड बज रहे थे, एक हरियाणा में एक बिहार में। हरियाणा वाले ने कह दिया मैं क्वालिफाई हो गया, उसके ढोल नगाड़े बन गए, लेकिन सुबह उसके घर से उसे 4 बजे भागना पड़ा। क्यों? उस लड़के ने प्रीलिम्स तक नहीं निकाला था, और जबकि वो फाइनल मेरिट में उसका सेम रोल नंबर और नाम आ गया। यूपीएससी की गलती हो गई, उसने ढोल बजा दी, जबकि प्रीलिम्स तक नहीं निकाला था। बेचारा ये है असली तुषार, इधर बिहार का लड़का, मोटे होठ वाला, मतलब सुंदर है, ठीक। तो बेटा ये जो लड़का है बगल में, इसने एग्जाम निकाला था, इसने जाकर के कोर्ट में क्लेम करा, यूपीएससी को पत्र लिखा, तो यूपीएससी ने इसको दिया। लेकिन सोच रहे हो एक के घर में बैंड बज गए, जबकि गलती इस वाले तुषार की है। भैया तेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला, तुझे तो और एक एग्जाम्पल सेट कर देता कि चिट्ठी लिख के आयोग को सूचित करता। लेकिन इसका मतलब इनने घर में क्या कह दिया होगा, हाँ मम्मी बहुत तैयारी हो रही है, मेरी प्रीलिम्स निकल गया है, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू अभी दे के आया हूँ। इस परीक्षा के अंदर झूठ बोलने का काम खुद से तो बिल्कुल ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना। तो यूपीएससी की पहली गलती 2022 में 2 तुषार, एक बिहार से था भैया, एक हरियाणा से था। हरियाणा वाले ये रहे, बिहार वाले रहे, ये लग भी रहा बेचारा सीधा साधा इनोसेंट था, ठीक है। ये ध्यान रखना। 2 एडमिट कार्ड, एक ही रोल नंबर, सब कुछ सेम। सोचो क्या बीती होगी। और ये यूपीएससी की बात बता रहा हूं मैं, ये देखो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तुम्हें क्या लग रहा है ये पहली गलती है? अभी और गलतियों से मिलवाता हूं, रुक जाओ। तुषार कुमार हो गया। अब सुनो, ऐसी ही गलती इनके साथ भी हो चुकी है आयशा फातिमा के साथ। आयशा फातिमा नाम की 2 लड़कियों के डिट्टो सेम रोल नंबर, डिट्टो सब कुछ आ गया, दोनों मेंस चली गई। एक से कहा तुम बाहर बैठो, एक से कहा तुम्हारा मेंस होगा, बोले मेरा भी नाम ऐसा, रोल नंबर मेरा भी सेम है। तो ऐसे समय पे क्या सिचुएशन बनती होगी? अब जो वैलिड है, जायज है, उसका तो पेपर गया ना उसके अंदर। तो ये गलतियां यूपीएससी से हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है आप सोच रहे हो। ये देखो 2 एडमिट कार्ड, 1 रोल नंबर की घटना। यूपीएससी का बयान सुनिए। यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमारी तरफ से ऐसा कोई एरर हो ही नहीं सकता, हम फुल प्रूफ है, ये एडमिट कार्ड फर्जी बनाया हुआ होगा। लेकिन मीडिया ने सारी खबर दिखाई थी, वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड जनरेट हुआ, तो फर्जी कैसे हो जाएगा? तो यूपीएससी ने इस बात को माना ही नहीं था, बाकायदा उसका रोल नंबर भी दिया है। 44 रैंक की बात है, ये 44th रैंक आई थी तुषार की। तो सोचो तुषार पे क्या बीती होगी, सोचो। है उसके बाद इन्होंने कहा ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने तुम्हें एक आईना दिखा दिया कि यूपीएससी से भी गलतियां होती हैं, ये। हाँ चलो भाई, अब अगले टॉपिक पे आ जाए। सर अगला भी है सर? हाँ। अब लिखने का काम ज्यादा है, तो लिखने के लिए समय भी कम है, 10, 12, 15 मिनट, तो थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एससी और रिजर्वेशन पे लेके और थोड़ा सा ओबीसी के बारे में बता दूं, ताकि आपको आयोग का पढ़ने का मजा आ जाए। चलो, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, वैसे भी ये निकाय नहीं है, ये अपने आप में एक पर्सन है, ठीक है। आज मैं आपको इन आयोग के बारे में बताता हूँ। हेडिंग डाल लीजिए एससी, एसटी, ओबीसी आयोग, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ये तीनों संवैधानिक हो चुके हैं। सर पहले नहीं थे, लेकिन ओबीसी नहीं था पहले, एसटी वाला भी बाद में आया, अब क्या है वर्तमान में? संवैधानिक निकाय, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब तुम यूपीएससी के बारे में भरपूर जान गए हो। देखो, युद्ध करने से पहले मैदान में जाके देखाओ कि कैसा क्या है, रणनीति बना लो। अभी भी जो लोग सीरियस हैं यूपीएससी को लेके, वो रणनीति बनाए, और अगर तुम्हें उस पर क्या क्या लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। शाम तक बना लेना, और अगर लगे, क्योंकि उसमें मैं सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से डाल दूंगा। अब पता चला नोट्स उसमें वो भी देख रहा है, जो कभी क्लास आएगी ना आएगा, तो मैं क्यों भेजूँ नोट्स? मेरी इतनी मेहनत लगी, ठीक है। चलो बेटा, अब सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि भारत में जो शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया जाता है, वो आरक्षण देने के लिए, मैंने दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, पहले मैं पढ़ा चुका हूं। संविधान जब बना था बेटा, संविधान जब बना था, तो आपको जान के ताज्जुब होगा, आरक्षण नाम की कोई चिड़िया नहीं। आरक्षण संविधान में संशोधन करके डाला गया है, पहले किसी प्रकार का आरक्षण नहीं था। जो बच्चे शुरू से मेरी क्लास नहीं लिए, वो एक्स्ट्रा अटेंटिव रहना, सिर्फ 5। सर कैसे? हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 15। आर्टिकल 15 में पहले 3 ही क्लॉज होते थे, 1, 2, 3। सर पहला क्या कहता था? तो पहला ये कहता था कि राज्य किसी भी व्यक्ति से, राज्य कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राज्य, आर्टिकल 12 में जो आता है, क्या नहीं करेगा? सर भेदभाव नहीं करेगा। किस चीज पे?
रेस, नस्ल, रिलीजियन, धर्म, कास्ट, जाति, सेक्स मतलब लिंग, ओरिजिन मतलब जन्म का स्थान, या प्लेस ऑफ बर्थ। बेटा इन चीजों पे संविधान किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। पहले ये लिखा हुआ था संविधान में। सर कब तक लिखा था? 1950 तक। यानी आपसे में से कोई भी है, बस हम भेदभाव नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना। सर 15(2) क्या कहता था? उसमें एक वर्ड जुड़ा था केवल। सर केवल यही आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पक्षपात अप्रूव था। सर कैसा पक्षपात अप्रूव था? आर्मी में हाइट चाहिए, इस बात की अनुमति देता था अनुच्छेद का 15(2) कि तुम भेदभाव कर सकते हो, लेकिन भेदभाव किन चीजों पे नहीं करोगे? रंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान पर भेदभाव कर किस पे सकते हो? ये 15(2) बताता था। आर्मी के लिए पर्टिकुलर हाइट चाहिए, साइंटिस्ट बनने के लिए पर्टिकुलर ये ब्रेन दिमाग होना चाहिए, इतना IQ चाहिए। इन चीजों पे पक्षपात अलाउड था। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए राज्य कोई भी उपबंध बना सकता है। जैसे महिलाओं के लिए वैक्सीन, बच्चों के लिए वैक्सीन, महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं, 10 से 5 बजे का ऑफिस, फ्री बसेस, ये सब कर सकता है। हो गया? अच्छा, क्या इस पूरे प्रकरण में तुम्हें SC, ST, OBC दिख रहा है? किसी को दिख रहा है? मतलब सर ओरिजिनल संविधान में ये बात थी नहीं कि SC कौन होगा, ST कौन होगा, OBC कौन होगा, कुछ नहीं था। आपको जान के ताज्जुब होगा, आरक्षण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, बाबा साहब ने आरक्षण नहीं दिया। वो कहते थे कि आरक्षण की जरूरत हमें है ही नहीं, हम वैसे ही अपने आप में बहुत सक्षम। अब समझना मजे की बात, एक केस हुआ, मैं पढ़ा चुका हूं, जिसका नाम है चंपाकम दोराई राजन। ध्यान से सुनना, संविधान बन चुका था, संविधान बनने के बाद कोई आरक्षण नहीं था। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, ठीक है? बस 5 मिनट की अटेंडेंस है, ध्यान से सुनना, आप भी नहवाल करें। चंपाकम दोराई राजन के केस में एक महिला थी। महिला मद्रास विश्वविद्यालय में एडमिशन पाना चाहती थी। कौन से कोर्स में? MBBS में। इस विश्वविद्यालय के अंदर 100 सीटें हुआ करती थी। जब ये चंपाकम एडमिशन लेने गई तो 50 सीटें भर चुकी थी। चंपाकम गई, इसने एंट्रेंस निकाला, बोली मेरा एडमिशन कर दो। तो मद्रास विश्वविद्यालय बोला सॉरी, हमारे पास 50 सीटें रिजर्व है। अब चंपाकम के दिमाग में वही आया जो तुम्हारे दिमाग में आएगा, रिजर्व है? किस चीज के लिए रिजर्व है? तो मद्रास विश्वविद्यालय ने कहा कि 1927 का एक आदेश है और साथ में एक अनुच्छेद 46, इन दोनों को अगर साथ में पढ़ो तो हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि हम 50% सीटें रिजर्व कर सकते हैं। तो चंपाकम बोली, हे मिस्टर मद्रास यूनिवर्सिटी, आर यू फूल और व्हाट? तुम बेवकूफ हो क्या? साफ साफ लिखा हुआ है हमारे इस देश के संविधान में अनुच्छेद 15 के 1 में कि कोई भी व्यक्ति से राज्य भेदभाव नहीं करेगा, रंग, नस्ल, जाति। तुम मेरी जाति की वजह से मुझे बाहर कर रहे हो और आरक्षण दे रहे हो। संविधान में तो SC, ST, OBC लिखा नहीं, तुम कर कैसे सकते हो? बेटा ये मामला पहुंच गया कोर्ट। अब देखते हैं कोर्ट क्या करेगा। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो इस कोर्ट में 3 सवाल आ गए, समझना सभी बच्चे। पहला सवाल ये आया बच्चों कि आर्टिकल 15 जो है वो मौलिक अधिकार है, उसकी लड़ाई किससे हो गई? आर्टिकल 46 से। आर्टिकल 46 आता है राज्य के नीति निदेशक तंत्र में। ध्यान रखना, TPSP, जिसको न्यायालय नहीं ले जा सकते, जो बाध्यकारी आज की डेट में नहीं है, इन दोनों की लड़ाई। दूसरा, क्या मद्रास यूनिवर्सिटी में आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा? इस केस के अंदर तीसरी बात थी कि एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुनना ध्यान से, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं करा, सीधे अनुच्छेद 15(1) पढ़ा और साफ साफ कह दिया कि जाति के बेसिस पर तुम 50 सीटें रोक रहे हो, जो कि गलत है। आरक्षण नाम की कोई चिड़िया संविधान में थी नहीं, एडमिशन मिल गया, मद्रास का आरक्षण गलत सिद्ध हुआ और बोल दिया कि मौलिक अधिकार और DPSP की लड़ाई में हमेशा कौन जीतेगा? मौलिक अधिकार। पर सर एक व्यक्ति उस रात बहुत रोया था, पता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था नेहरू। नेहरू ने कहा कि यार मैं तो शुरू से ही संविधान में आरक्षण देना चाहता था, हमारे जो दलित भाई हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो सवाल ये हुआ कि दे कैसे? अब नेहरू जी अपने बहुत अच्छे दोस्त के पास पहुंचे जिनका नाम था आदरणीय अंबेडकर जी। अंबेडकर जी बोले, नेहरू टेंशन नॉट, ये संविधान अपना ही तो संविधान है, क्यों भूल जाते हो कि एक आर्टिकल है जिससे हम संविधान में कोई भी फेरबदल कर सकते हैं। तो मुबारक हो तुम्हें SC, ST, OBC आरक्षण प्रथम संविधान संशोधन 1951 में मिला 15(4) से। इसने बोला SC, ST प्लस अन्य पिछड़े वर्ग
को आरक्षण भारत में दिया जा सकता है। उस समय पे तो चंपाकम जीत गई, लेकिन अगर 15-4 पहले ही जोड़ दिया होता तो चंपाकम को भगा दिया जाता कि आरक्षण किया जा सकता है। दिस इज द केस ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। बात आई समझ में या नहीं? अब बताओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि आरक्षण नेहरू जी ने दिया, अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया ही नहीं। वो तो सीधे कहते थे मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो 60 देशों का संविधान पढ़ के आया हूँ, 34 डिग्री है मेरे पास पीएचडी की, आओ बैठो देखते हैं, एक पे कर लेते हैं कौन ज्यादा काबिल है। उतना पढ़ा लिखा कोई था ही नहीं। काबिलियत में मैं नाप तोल नहीं करूंगा, सबका अपना रोल है। जो काम आजाद कायदे आजम भैया एक तो जिन्ना कर गए वो कोई नहीं कर सकता, और एक हमारे इतनी कम उम्र का लड़का फांसी पे चढ़ गया शहीद भगत सिंह, वो कोई नहीं कर सकता। चलो हाँ, उन्होंने बिल्कुल नहीं करी सिफारिश, और इसके पीछे एक और कारण भी है। सबसे पहली बात तो ये थी कि उस समय देश आरक्षण के लिए तैयार नहीं, उसलिए एक तो रिप्रेजेंटेशन नहीं था कई जगहों पे लोगों का, तो ये फैसला डीपीएसपी में डाल के छोड़ दिया था कि जब देश में बेसिक संसाधन की उपलब्धता हो जाएगी तब तुम आरक्षण को बढ़ाना, क्योंकि वो एक बात जानते थे इससे देश की प्रशासनिक गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि अनुच्छेद 335 में बढ़ने था, ये भी बताऊंगा। तो वो इस कारण से कभी भी आरक्षण को बढ़ावा नहीं देते थे कि अभी देश में सीमित संसाधन को पहले देश की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में और बाकी चीजों में लगाओ। लेकिन बाद में उन्होंने डीपीएसपी में इसलिए छोड़ के चले गए 46 में कि जब देश सशक्त हो जाएगा तब इसको कन्वर्ट कर लेगा मौलिक अधिकार। ये बात, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ठीक, अब बेटा सुनना ध्यान से, अब सुनना, SC ST को आरक्षण कितना मिल गया? सुनो, SC वर्ग प्लस ST वर्ग दोनों को मिला के दे दिया 22.5%। सर कैसे? आबादी का 15% लोग SC, सबको आरक्षण दे दिया, 100% आरक्षण SC को। सर ST कितने थे? 7.5%, मिला के कितना हो गया ये? लेकिन एक जन रोने लगा। कौन रोने लगे? बोलते OBC, क्योंकि इनको कितना आरक्षण दें ये तो तब पता चलेगा ना जब ओबीसी की संख्या पता होगी। भारत के अंदर ये निर्धारित ही नहीं था कि ओबीसी है कितने, तो मैं आरक्षण आपको समझा रहा हूं ताकि आयोग तक आप पहुंच पाए। तो बेटा ओबीसी की संख्या जानने के लिए भारत में 2 आयोग का गठन किया गया। सबसे पहला आयोग था काका कालेलकर, ये आयोग गठित किया गया 1955 में। इसकी रिपोर्ट आज तक विवादित है। सर क्यों? क्योंकि ये 3 काम कर गए, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, नो वैल्यूएशन। ना तो ये इस मामले में सक्षम थे कि ये बता पाए कि ओबीसी कौन होगा। कुछ जाति जो ओबीसी होनी चाहिए उन्हें जोड़ भी नहीं पाए, कुछ जाति जो ओबीसी में नहीं आनी चाहिए उन्हें भी जोड़ गए। जैसे यादव कभी ओबीसी में नहीं आते, लेकिन काका कालेलकर की देन है कि भैया अहिर लोगों को भी जोड़ के चले गए। इन्होंने करा क्या, मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ, इनकी रिपोर्ट क्या थी। काका कालेलकर आयोग में, ये जो आयोग बना था 55 में, रिपोर्ट आई थी 57। ये आयोग गांव में गया। अब गांव में जाने के बाद इसने पूछा पलक से कि पलक आप तो जमींदार हो, आपके पास 150 भैंसे हैं, मैडम आपके पास इतनी गाय हैं, हम तो समझ गए कि आप पिछड़ी हुई भी नहीं हो, ना तो आप दलित में आती हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसों से, आर्थिक रूप से और सामाजिक छवि आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन जरा ये बता दो कोई गाँव में ऐसा लगता है जो आपको पिछड़ा हुआ हो? तो इनने कहा अरे वो है तो एक लड़का पीछे रहता है, उसके बाद 2 ही भैंसे हैं, मरगिल्ला सा दिखता है, और जाकर के चले जाओ। ऐसे मतलब लिटरली क्या हुआ कि इस आयोग ने सिर्फ जनरल वालों से पूछ के, जो उनसे थोड़ा नीचे थे, क्योंकि एससी तो पता थे पहले बहुत गलत काम होते थे कि उनकी बस्ती गांव से अलग होती थी, बहुत सारे अत्याचार होते थे, उस पर नहीं जाएंगे, सब होते थे बिल्कुल सत्य। तो इन्होंने जनरल वालों से पूछा, जो जनरल वालों ने कह दिया कि इसको ओबीसी बना दो, ये नालायक उसको ओबीसी रिपोर्ट में दर्ज करके चले गए। काका कालेलकर आयोग ने कास्ट बेसिस पर बना दिया। इसकी सिफारिश ना तो मानी गई ना तो बनाई गई, उस बीच में सरकार पलट गई, कांग्रेस सरकार का ये काम था। इसके बाद 1977 में ओबीसी रिजर्वेशन को दूसरी बार बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग से बोला गया सुनो भैया, सोशली और इकोनॉमिकली जो लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसा जाकर के कैटेगरी बना लाओ, लेकिन सुनो उसमें 2 लोगों को इंक्लूड मत करना। दलित हमारे पास ऑलरेडी हैं, जनरल बंडल में तुम देख लो जाके। अब ये उल्टा काम कर गए। काका कालेलकर ने जनरल वालों से पूछा था कि ओबीसी किसे माने, ये मूर्ख चले गए एससी के पास, उनसे पूछा कि तुम बताओ ओबीसी किसे माने। अब भैया एससी भी भरे बैठे, जो मन में आया जनरल वाला बोले ओबीसी, बोले ओबीसी, बोले ओबीसी।
तो इस रिपोर्ट में क्लैश हो गया। आज तक इस रिपोर्ट की बेसिस पर सही आकलन हुआ ही नहीं है, इसी वजह से बाद में ये काम आयोग को दिया गया, SC/ST आयोग की, भैया तुम इस चीज पे सिफारिशें देते रहो। मैं आपको समझाता हूँ। मंडल कमीशन ने भी जो जानकारी दी, जो रिपोर्ट दर्ज करी, उसके बेसिस पे उठा के भारत में एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट समझ लीजिए। ये क्या बोले कि 44% हिंदू OBC है, 44% डिक्लेयर कर दिया। जो SC वाले थे उन्होंने कह दिया JB OBC, JB OBC, AB OBC, सब OBC। अब कोटा के 44% दो OBC को नहीं। लेकिन एक और अच्छा काम हो गया, मंडल कमीशन ने कहा कि सिर्फ हिंदू नहीं, 16% गैर हिंदू, नॉन हिंदू भी पिछड़े हुए, जैसे मुस्लिम हो गए और भी समुदाय हो गए। तो बेटा इन्होंने कहा कि इसको जोड़ेंगे तो आरक्षण हो गया, हमारा कल्याण हो गया। इन्होंने जब इस आंकड़ों को जोड़ा, ठीक है, तो 6 4 10 करीब कितना बन रहा है, 60 तो दे नहीं सकते थे। और क्योंकि हमारे पास आरक्षण देने की लिमिट कितनी है, 50%, ऑलरेडी हम कितना दे चुके थे, 22.5। ये 50% लिमिट कहां से है, अगर तुम ये सोच रहे हो तो इसके लिए भी पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, MR बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब के विचारों को व्यक्त करते हुए बोला कि प्रशासनिक गुणवत्ता में आरक्षण देने के मामले में बाबा साहब का मानना था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो आरक्षण कितने तक सीमित करना था, 50% तक। तो बेटा 22% में जोड़ दिया गया 27, ये मामला बन गया 49.5%। आज की डेट में 27% आरक्षण OBC को है। फिर इसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी आ गया। वो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट कहां से आया, मैं ये सब पढ़ा चुका हूं इसलिए बहुत डीप नहीं जा रहा। एक केस हुआ था 1993, इसमें कह दिया SC के आरक्षण में, ST के आरक्षण में कोई टेंशन नहीं है। साफ कह दिया OBC के आरक्षण में ठीक है, लेकिन एक ग्रुप बनाओ जिसे तुम बोलोगे क्रीमी लेयर, दूध में मलाई। मलाई कौन सी, जो OBC वाले 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, सेंट्रल नौकरियों में है, इतने बीघा जमीन है, उन सबको OBC आरक्षण से बाहर कर दो। और उनको क्या बोला जाएगा, क्रीमी लेयर। जो आरक्षण ले रहे हैं उन्हें बोला जाएगा नॉन क्रीमी लेयर। बात समझना। इस केस में एक बात और बोल दी गई थी कि सिर्फ आरक्षण कब दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा नियुक्ति के समय, ना कि पदोन्नति के समय। ठीक, ये ध्यान रखना। इस तरीके से तुम्हारे SC और OBC के कुछ आरक्षण पे पूर्व में घटनाक्रम चला है। मौलिक अधिकार पढ़ाते समय मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में कवर करा है, आपकी क्लास छूट गई हो इंटरनेट पे देख सकते हैं, समझना बात को। तो सर अब आप कहना क्या चाहते हैं, सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, बाकी तो कल या जब भी क्लास लगेगी। सर SC ST OBC और एंग्लो भारतीय, बेटा ये सब के सब पहले एक ही आर्टिकल में आते थे 338 में। समय बदलता गया, आयोग से धीरे धीरे करके छटनी होती गई। फाइनली SC और ST आयोग को अलग कर दिया गया 2003 में। उसी समय पर एंग्लो इंडियन का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया। ये कब किया गया, 104 संविधान संशोधन से उससे पूर्व। OBC के लिए अलग कर दिया गया कब, 2018 में। तो ये कहानी हम पढ़ेंगे। इनमें से कोई एक आयोग पढ़ाऊंगा, SC सेम कर्तव्य, सेम अध्यक्ष और अध्यक्ष के नीचे सदस्य की संख्या, सब कुछ एक ही है। तो कोई एक आयोग पढ़ लेंगे, उसकी ड्यूटी समझ लेंगे, पावर समझ लेंगे, बाकी बस नाम बदल जाएगा। बाकी कुछ ये बता दूंगा कि इनकी सिफारिश किस काम में आती है, इन्हें संवैधानिक रख के क्या लाभ मिला, इसके अलावा और कुछ इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहो तो मैं स्लाइड एडवांस में डाल दूं ग्रुप में, ताकि आप थोड़ा घर से खुद से पढ़ाओगे। वैसे मैंने सब लिख दिया है, यही पढ़ाना है मुझे पूरा, आर्टिकल 338। ये कब अलग हुआ, 2003 वाजपेयी सरकार, ST आयोग अलग हो गया। ये सब पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। निगरानी रखता है। आपको एक मामला पता है, भारत में क्रिश्चियन को और मुस्लिम में कौन दलित होंगे या जो धर्म परिवर्तन करके बदल गए, उनमें दलित को रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए भारत में एक आयोग काम कर रहा है। पता आपको, नहीं पता? एक समिति काम कर रही है भारत में, जो कि राष्ट्रपति ने गठित करने के लिए बोला था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो उसके बाद में ये CGI ने बोला था, ऐसी एक कमेटी है KG बालाकृष्णन के अध्यक्षता में। ये बहुत बड़ी चीज है। जब पूरा आयोग पढ़ के खत्म करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं मान के चलो मिश्रा ब्राह्मण,
अब मैं कन्वर्ट हो गया किसी ऐसे धर्म में और मुझे जगह मिल गई एससी की, तो मुझे आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे सर क्यों देंगे, आप तो कन्वर्ट हो गए हो ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करने के लिए केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ो वो जो काम का हो एग्जाम में। बात आई समझ में? इसलिए जो बच्चे ये सोचते भी होंगे क्लास देख के कि अरे सर ने तो पॉलिटी जो पढ़ाई पिछले साल वही होगी, नहीं, हर साल अपडेशन और काफी चीजें चेंज होती हैं। तो बात आई समझ में? चलो भाई बच्चों, ये वाली क्लास तो पूर्ण हुई। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी जब भी, और मैंने आपसे जो बोला है उसको ध्यान कर लीजिएगा। अब हाँ, गांधी के साथ कम्युनल इलेक्टोरेट था जो कि हुआ था इरविन के समय में यरवडा जेल के अंदर। गांधी और उसे पुणे पैक्ट बोलते हैं। वो इस बात के लिए हुआ था कि वो ये कह रहे थे, जब रैनसन मैकडोनल्ड ने बोला था कि सुनिए अम्बेडकर जी चुनाव लड़ लीजिए, हम आपको एक प्रिविलेज दे देंगे,